हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां पर आपको मिलता है केजी से लेकर क्लास 12 तक का 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। चाहे वो हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, एनटीएससी हो, ओलंपियाड हो, सारे कोर्सेज आपको 100% फ्री मिलते हैं। यहां पर कभी भी आपको एक या दो वीडियोस देखने के बाद कोई भी फी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए कुछ मैटर करता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका एजुकेशन है। आप जानते थे कि हम क्या कर रहे हैं, तो हम एनसीईआरटी एंड आरडी के एक बहुत ही परफेक्ट से कॉम्बो को सॉल्व कर रहे हैं, जहां पर एनसीईआरटी आपको शिवानी मैम करवा रही हैं एंड उन्होंने आपके सारे एग्जाम के जो आपका पोर्शन है, पूरा सिलेबस आपका खत्म करवा दिया है। और उसके बाद आपको कहां पर आना होता है, एनसीईआरटी की वीडियोस देखने के बाद आपको आना होता है मेरे पास आरडी शर्मा की वीडियोस देखने के लिए, जहां पर मैं कॉन्सेप्ट्स और सारे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स एंड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहां पर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड रहते हैं, वो सारे लेकर आता हूं आपके लिए। तो हम कहां तक पहुंच चुके थे, तो हमने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट कर दिया था और अब वो हम खत्म करने वाले हैं। आज उस चैप्टर का हम काम तमाम कर देंगे। आज इसके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं, और वो थ्योरम कौन सी है? बेस थ्योरम। ठीक है, बे समझते हो ना? वो वाला बे नहीं भाई जो तुम लोग बोलते रहते हो, जिसको फिर आप बोलते रहते हो हाई हुई आ जाओ बात करते हैं, वो वाला नहीं, बेस थ्योरम वाला बोल रहा हूं मैं। ठीक है, हालांकि ये भी वैसा ही काम करता है हमारे लिए, क्योंकि बहुत ही प्यारी सी थ्योरम है और हमारी लाइफ को बहुत आसान बना देती है और क्वेश्चंस को बहुत ईजी कर देती है। और इसके क्वेश्चन के आने के चांसेस 90% होते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी में से कोई क्वेश्चन उठकर अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में आ रहा है तो वो बेस थ्योरम होगा, मतलब 80 to 90% चांस रहते हैं कि इस थ्योरम से क्वेश्चन आ जाए। और मैं दिखाऊंगा आपको कि कितनी कितनी बार एक एक क्वेश्चन आया हुआ है इससे, मतलब कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो बिल्कुल भी इसको कहीं से भी स्किप करने की बिल्कुल भी आप कोशिश मत करना, क्योंकि बहुत अच्छा कोई क्वेश्चन आपसे छूट सकता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं भाई। और इससे पहले कि अगर वीडियोस आपने नहीं देखे तो पहले उनको जाकर देखिए, वरना चीज़ समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वगैरह सब कुछ समझ लेना अच्छे से जाके। इससे पहले जो अपन ने लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पढ़ा है वो भी पढ़ लेना। ठीक है, तभी चीज़ें बनेंगी, वरना नहीं बन पाएंगी। अब यहां पर क्या है, थ्योरम क्या बोलती है? लेट एस बी सैंपल स्पेस एंड लेट E1, E2, En बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में भी होता था। एक सैंपल स्पेस एस होती थी, E1 से लेके En तक अपन n इवेंट्स बनाते थे जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव होते थे। उसके बाद एक इवेंट ए होता था जो इन सारे ही इवेंट्स E1, E2, E3 से रिलेटेड होता था, मतलब इन सबके साथ वो हो सकता है, उसके होने की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होती थी। और फिर हमें टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना होता था। ये लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में हमने पढ़ा है। अब यहां पर क्या निकालना है हमें? यहां पर बोला गया है कि इफ ए इज एनी इवेंट विच अकर्स विथ E1 और E2 और En, इन सबके साथ होता है वो, तो P ऑफ E1 स्लैश या EI स्लैश A इज इक्वल टू P ऑफ EI इंटू P ऑफ A स्लैश EI अपॉन P ऑफ EI इंटू P ऑफ A स्लैश EI। और यहां पर I जो है उसकी वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी। तो ये क्या है? सबसे पहले तो आप समझो, यहां पर P ऑफ E1, P ऑफ E2 डैश 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 P ऑफ En, ये सब क्या होते हैं? तो ये सब क्या होते हैं भाई? तो ये होते हैं भाई प्रायरीज। ये हाइपोथेसिस पर बेस्ड होते हैं। इवेंट्स E1, E2, E3 जो होते हैं वो हाइपोथेसिस होते हैं। ठीक है, और उस पर बेस्ड हमारी प्रोबेबिलिटीज होती हैं। ठीक है, तो इनको हम प्रायरी बोलते हैं। ठीक, क्योंकि ये कुछ इवेंट्स दे दिए हैं हमको और उसकी फिर हमें प्रोबेबिलिटी गैस करनी होती है कि क्या हो सकती है। इसके बाद यहां पर P ऑफ A क्या होता है? तो P ऑफ A होता है लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है भाई कि ये होने वाली प्रोबेबिलिटी है, इसके होने की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं जब हमारी E1, E2, E3 जो चीजें वो हो चुकी होती हैं। अब यहां पर हमें निकालना है P ऑफ EI स्लैश A, मतलब कि ए हो चुका है, ये जो हमारी लाइकलीहुड प्रोबेबिलिटी थी वो हो चुकी है। और उसके बाद हमें क्या निकालना है? उसके बाद हमें निकालना है EI के होने की प्रोबेबिलिटी। कि EI कैसे होगा भाई? तो ये होती है पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। क्योंकि कोई इवेंट हो चुका होता है और उसके बाद हम इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि अगर ये इवेंट हो चुका है तो ये इस इवेंट के थ्रू हुआ होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। तो उसका फॉर्मूला होता है भाई P ऑफ EI, मतलब यहां पर मैं बोलता हूं अगर E1 और E2 दो इवेंट्स थे, ठीक है, तो आप बोलोगे P ऑफ
E1/A, इसके होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो जो हमें यहां पर चाहिए I की वैल्यू 1 है अगर, तो यहां पर 1 रहेगी ऊपर, जो फेवरेबल इवेंट है हमारा। तो P of E1 इंटू P of E1/A अपॉन ये जो समेशन बोला है ना, I इक्वल टू 1 से लेके n तक जो समेशन बोला है आपको, वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा P of E1, टोटल कितने हैं ये सारे, सबको ऐड कर दो, P of E1/A, और मैंने बोला E2 भी है तो P of E2 इंटू P of E2/A। मतलब कोई काम हो गया है और वो E1 के थ्रू हुआ है, ये होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि भाई वो काम जो है वो E1 के थ्रू भी हो सकता था प्लस वो E2 के थ्रू भी हो सकता था। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ आपके इवेंट्स होंगे उनको आप नीचे रख दोगे। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूं, आपके पास डोमिनोज है, आपके पास पिज्जा हट है, ठीक है, और एक और द पिज़्ज़ेरिया है, कोई से तीन आपके पास क्या है, ये तीन आपके पास पिज्जा की दुकानें हैं, ठीक है। तो डोमिनोज बनाता है 40% पिज्जा, पिज्जा हट बनाता है 35% पिज्जा, एंड पिज्जा हट और द पिज़्ज़ेरिया बनाता है 25% पिज्जा। तो यहां पर आप बोलोगे कि भाई सबके पास अलग अलग परसेंटेज है पिज्जा बनाने के लिए। अब मैं बोलता हूं कि डोमिनोज में से 5% पिज्जा खराब निकलते हैं, बकवास, ठीक है। पिज्जा हट में से 2% पिज्जा खराब निकलते हैं और द पिज़्ज़ेरिया में से खराब मतलब कि खराब हो चुके होते हैं, या वो बिकते नहीं है, वो खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर द पिज़्ज़ेरिया में से आपने बोला कि 3% पिज्जास खराब निकलते हैं। अब मैं बोलता हूं कि भाई एक पिज्जा आपने सेलेक्ट किया और वो पिज्जा खराब हो चुका है, खराब आ चुका है, आपके पास जो पिज्जा है वो खराब है, सड़ चुका है, गल चुका है, खराब हो चुका है, ठीक है। तो मैं बोलता हूं कि कितने, मतलब क्या प्रोबेबल चांसेस हैं कि वो जो खराब पिज्जा आप खा रहे हो या आपने उठाया है वो डोमिनोज से आया होगा, इसके कितने चांसेस हैं? तो यहां पर आप बोलोगे भाई कि सबसे पहले तो आप निकालोगे क्या, डोमिनोज के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, तो वो हो जाएगा P of E1 जो कि हो जाएगा 40%, तो 40/100 इनटू, अब डोमिनोज से सेलेक्टेड पिज्जा जो है वो खराब कितने बार होता है, कितने परसेंटेज चांसेस है, तो 5% चांस है, तो ये आ गया आपका 5/100। ये हो गया आपका फेवरेबल इवेंट, P of E1 इंटू P of A/E1। मतलब कि आपने क्या बोला कि ये हो गया भाई 40/100 जब आपका E1 सेलेक्ट हुआ, उसके बाद आपने क्या बोला, P of E1 A/E1, यानी कि सड़ा हुआ पिज्जा निकल गया जो कि E1 मतलब कि डोमिनोज से आया है, तो वो 5/100 हो गया। और अपॉन में क्या क्या आएगा, तो इन सबकी प्रोबेबिलिटी, सड़ा हुआ पिज्जा इनमें से किसी से भी एक से आ सकता था, तो आपने बोला कि भाई अगर वो डोमिनोज से आता तो नीचे होता 40/100 इंटू 5/100 प्लस पिज्जा हट के सेलेक्ट होने की 35/100 इंटू 2/100 क्योंकि ये 2% खराब पिज्जा बनाता है, प्लस द पिज़्ज़ेरिया के सेलेक्ट होने की 25/100 इंटू 3/100। और इस पूरे को सॉल्व करोगे तो आपकी प्रोबेबिलिटी आएगी कि भाई एक पिज्जा आपने सेलेक्ट किया, वो खराब आ गया, और वो खराब पिज्जा जो आया है वो किससे आया होगा, वो आया होगा डोमिनोज से। इसलिए ये पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज है क्योंकि इवेंट अकर कर चुका है, अब आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्या उसकी प्रोबेबिलिटी रही होगी। अभी अकर करने नहीं वाला है, वो हो चुका है, आपके पास सड़ा पिज्जा आ चुका है, इसके बाद आप निकाल रहे हो कि वो सड़ा पिज्जा डोमिनोज से आया होगा, इसके कितने परसेंट चांसेस या कितने प्रोबेबल चांसेस हैं। तो क्या करते हो आप, सबसे पहले डोमिनोज सेलेक्ट हुआ 40/100 इनटू साढ़े कितने बनाता है 5/100 अपॉन उन सबके डोमिनोज, पिज्जा, द पिज़्ज़ेरिया, पिज्जा हट, सबके 40/100 में डोमिनोज सेलेक्ट होगा, 5/100 खराब बनाएगा, 35/100 पिज्जा हट सेलेक्ट हुआ, 2/100 उसने खराब बनाया, 25/100 द पिज़्ज़ेरिया सेलेक्ट हुआ, 3/100 उसने खराब बनाया। इन सबको ऐड करके सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। तो इजी है ना बेस थ्योरम। अगर इसकी थ्योरम पढ़ के आपको कंफ्यूजन होती भी है, ठीक है, तो भी अब नहीं होगी क्योंकि क्वेश्चंस अपन इतने अच्छे से कर लेंगे इसके, ठीक है।
तो सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं और देख लो भाई, पहला ही क्वेश्चन 2 बार आया हुआ 2008 और 2015 में। इसको पढ़ते हैं एक बार अपन। इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन्स ए बी एंड सी मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25%, 35% एंड 40% ऑफ द बोल्ट। ठीक है, टोटल बोल्ट्स ऑफ देयर आउटपुट 5, 4 एंड 2% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव। एग्जैक्टली वही एग्जांपल जैसे मैंने दिया था पिज्जास का, यहां पर बोल्ट्स हैं आपके पास, तो एग्जैक्टली वैसा ही करना है आपको कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है 25% ए कंपनी बनाती है, 35% बी और 40% सी। ए के 5% खराब रहते हैं, बी के 4 और सी के 2। तो आपको बोला गया बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट इफ द बोल्ट ड्रॉन इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। बोल्ट डिफेक्टिव दिख रहा है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। तो मशीन बी से मैन्युफैक्चर हुआ है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। एक बार ट्राई करोगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था उससे ट्राई करो। तो एग्जाम्पल अगर आपको ध्यान होगा तो पिज्जास थे, कुछ सड़े थे, कुछ अच्छे थे, हमें कैसे निकालना था। तो हमें यहां पर जो चीज बोली गई कि फाइनल आपको क्या चाहिए है, इफ द बोल्ट ड्रॉन इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, मतलब डिफेक्टिव वो निकल चुका है। ठीक है, तो खराब वो है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द मशीन बी। तो मशीन बी से मैन्युफैक्चर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालता हूं कि मशीन ए से मैन्युफैक्चर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बी से क्या है, सी से क्या है। परसेंटेज में दिया हुआ है, उसको प्रोबेबिलिटी तो आप निकाल सकते हो ना, डिवाइडेड बाय 100 करके। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे ए क्या है, आप बोलते हो दैट द बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी ए, बाय मशीन ए। ठीक है, बी इवेंट क्या है, बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। और सी इवेंट क्या है, बोल्ट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन सी। और आप बोलते हो ए तो यहां पर यूज हो गया, अब आप बोल देते हो डिफेक्टिव के लिए डी, द बोल्ट इज डिफेक्टिव। डी इवेंट को आप बोल रहे हो कि बोल्ट के डिफेक्टिव होने का जो इवेंट है वो कितना है, डी है। ठीक है, अब आपसे मैं बोलता हूं पी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी की बोल्ट जो है वो मशीन ए से मैन्युफैक्चर होकर आया होगा, तो ए है आपका 25%, तो 25% मतलब कि 25/100। इसको कैंसिल मत करना अभी, क्योंकि बाद में आपको मल्टीप्लाई करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, तो उसमें डिनोमिनेटर सेम रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, उसके बाद पी ऑफ बी कितना हो जाएगा, बी से मैन्युफैक्चर होने का 35/100 और सी से मैन्युफैक्चर होने का 40/100। अब हम देखते हैं कि अगर बोल्ट डिफेक्टिव है, ठीक है, तो इसका क्या परसेंटेज, मतलब अगर बोल्ट डिफेक्टिव है तो ए से आया होगा, इसका क्या रहेगा, तो आप बोलोगे P ऑफ D स्लैश ए। ठीक है, मतलब कि ए से मैन्युफैक्चर हो चुका है, ए से मैन्युफैक्चर हो चुका है और वो डिफेक्टिव निकल गया, तो इसके कितने परसेंटेज चांसेस हैं कि ए जो है वो डिफेक्टिव बनाए, तो वो 5% चांसेस हैं। ठीक है, तो यहां पर आप बोलते हो 5%, मतलब 5/100। मैं बोलता हूं डिफेक्टिव आया है लेकिन बी से आया है, तो बी से डिफेक्टिव आने के कितने परसेंटेज चांसेस हैं भाई, या कितने प्रोबेबिलिटी है, तो आप यहां पर बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बोल्ट टू बी डिफेक्टिव व्हेन इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय बी। हमें ये पता है कि बी से वो मैन्युफैक्चर्ड है पहले से ही। ठीक है, तो बी भाई कितने परसेंटेज डिफेक्टिव बोल्ट निकालता है, तो 4%, तो यहां पर हो जाएगा 4/100। और सिमिलरली P ऑफ D स्लैश सी कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका 2/100। अब आपको बोल रहा है कि भाई निकाल कर बताओ, इफ द बोल्ट ड्रॉन इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, डिफेक्टिव आ चुका है, डिफेक्टिव आ चुका है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, डिफेक्टिव आ चुका है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मैन्युफैक्चर हुआ होगा मशीन बी से। ठीक है, डिफेक्टिव आने की अलग अलग प्रोबेबिलिटी, जब हमें पता है कि ये ए से डिफेक्टिव आएगा तो ए से डिफेक्टिव आने की 5/100 है, बी से डिफेक्टिव आने की 4/100 है और सी से डिफेक्टिव आने की 2/100 है। लेकिन अब ये पूछ रहा है कि अगर एक डिफेक्टिव आ गया है, आपके हाथ में एक बोल्ट है जो कि डिफेक्टिव है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि ये जो है मशीन बी से आया होगा। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले तो इन सबके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी आपने देख ली है। अब आप बोलते हो आपको निकालना है भाई प्रोबेबिलिटी दैट द बोल्ट हैज कम फ्रॉम मशीन बी। तो आप इसके लिए क्या बोलोगे, सबसे पहले तो भाई ऊपर क्या हो जाएगा,
P ऑफ B इंटू P ऑफ D स्लैश B। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकाल रहे हो आप? मशीन बी से आया है और वो डिफेक्टिव है, मशीन बी से आया है और वो डिफेक्टिव है, प्रोड्यूस बाय मशीन बी एंड इट इज अ डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बोल्ट। तो ये हो गया अपना फेवरेबल इवेंट। और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स भाई सबसे डिफेक्टिव आने की जो प्रोबेबिलिटीज है उन सबको आप ऐड कर दोगे। मतलब आप डिनोमिनेटर में क्या रखते हो? तो P ऑफ A इंटू P ऑफ D स्लैश A प्लस P ऑफ C, सॉरी P ऑफ B इंटू P ऑफ D स्लैश B प्लस P ऑफ C इंटू P ऑफ D स्लैश C। तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? उन सबकी प्रोबेबिलिटीज का सम। मतलब भाई सबसे डिफेक्टिव आने के जो चांसेस हैं, ए से सेलेक्ट होगा उससे डिफेक्टिव आने के, बी से सेलेक्ट होगा उससे डिफेक्टिव आने के, सी से बन के आया होगा और उससे डिफेक्टिव आने के, तो उन सबको आप ऐड करोगे, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आ जाएंगे कि डिफेक्टिव जो अपना बोल्ट है वो कैसे कैसे आ सकता है, कितने प्रोबेबल वेज में आ सकता है, तो वो अपने टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स हो गए। और बी से डिफेक्टिव आने का जो अपना इवेंट है वो अपना फेवरेबल इवेंट हो गया। ठीक है, तो यहां पर बी से बनकर आया है और डिफेक्टिव है तो वो हमने ऊपर रख दिया और बाकी सबको नीचे रख दिया। तो कितना हो जाएगा? P ऑफ B कितना है भाई आपके पास? 35/100 और उससे डिफेक्टिव होने का 4/100 था ना। हाँ, उसके बाद नीचे क्या जाएगा? 25/100 इंटू 5/100 प्लस 35/100 इंटू 4/100 प्लस 40/100 इंटू 2/100। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 25/100 इंटू 5/100 प्लस 35/100 इंटू 4/100। सारे ही जो अपने मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स जो होंगे उसमें सारे ही जहां से भी डिफेक्टिव आ सकता है उन सबको, सारे पॉसिबल वेज को वहां पर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद सी वाला कितना है? 40/100 इंटू 2/100। तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 140/100 इंटू 100 अपॉन 25 इंटू 5 125 प्लस 35 इंटू 4 इज 140 प्लस 80 अपॉन 100 इंटू 100। 100 इंटू 100 100 इंटू 100 कैंसिल हो गया, इसलिए बोला था पहले मत करो कैंसिल, बाद में कर लेना। ठीक है, और कितना आ रहा है? 140 अपॉन ये कितना हो जाएगा भाई? 140 प्लस 80 हो गया आपका 220 प्लस 25 हो गया 245 प्लस 100 हो गया 345। हो गया 140 अपॉन 345, कैंसल आउट करते हैं अपन इसको, तो कितना हो जाएगा? 5 2 ज़ा 10 और 5 8 ज़ा 40 अपॉन 345 कितने टाइम्स में? 5 6 ज़ा 30 एंड 5 9 ज़ा 45। तो यार भाई 28/69 आपका फाइनल आंसर कितना आ रहा है? 28/69। क्लियर है? तो क्या क्या किया आपने यहां पर? तो इस क्वेश्चन में आप देखोगे सबसे पहले तो आपको 3 कंपनीज दी थी जिनका जो शेयर था आपका प्रोडक्शन का वो 25%, 35% और 40% था। और आपने बोला भाई कि अगर ये 25, 35 और 40 है और यहां पर जो अपने आउटपुट आ रहे हैं इनमें 5, 4 और 2% डिफेक्टिव होते हैं। अब आपको एक डिफेक्टिव बल्ब, डिफेक्टिव बोल्ट, बार बार बल्ब निकल रहा है, बी फॉर बोल्ट, बी फॉर बल्ब ऐसा हो जाता है ना। तो यहां पर क्या हो गया कि डिफेक्टिव बोल्ट एक आपके हाथ में आ चुका है। तो अब ये आपको बताना है कि क्या प्रोबेबल चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो जो बल्ब, सॉरी यार, वो जो बोल्ट होगा वो किससे निकल कर आया होगा? वो अपनी मशीन बी से बना होगा। तो हमने बोला कि मशीन बी से बनने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? तो होती है 25/100। ठीक है, मशीन बी से डिफेक्टिव बल्ब बनने की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है? 4/100। तो एक बल्ब जो मशीन बी से बना है और वो डिफेक्टिव है, इनका जो इंटरसेक्शन है वो कितना हो जाएगा? P ऑफ A इंटू P ऑफ D स्लैश B। ये हमारा फेवरेबल इवेंट हो जाएगा। ये रहा यार 3500 मशीन बी ए था ना, ए को जबरदस्ती दिखा रहा हूं मैं। तो मशीन बी कितना है? 35/100। ठीक है, और मशीन डी स्लैश बी मतलब कि डिफेक्टिव बल्ब फ्रॉम मशीन बी वो है 4/100। तो अब डिफेक्टिव बल्ब और मशीन बी से बना हुआ मतलब इंटरसेक्शन इन दोनों का कितना हो जाएगा? 35/100 इंटू 4/100। ठीक है, हमारा ये फेवरेबल इवेंट हो जाएगा। और उसके बाद एक डिफेक्टिव बल्ब जो है वो ए से भी तो आ सकता है। तो 25/100 इंटू 5/100 डिफेक्टिव बल्ब है और ए से आया हुआ है। और
डिफेक्टिव बल्ब है और सी से आया हुआ है, इससे भी आ सकता है। तो टोटल इवेंट्स क्या हो जाएंगे, तीनों से डिफेक्टिव आने के जो इवेंट्स है उनको आप ऐड कर दोगे, और फेवरेबल इवेंट जो है वो अपना बी से डिफेक्टिव आने का। फेवरेबल क्यों है, हमें चाहते नहीं कि बी से डिफेक्टिव बल्ब आ जाए, ये नहीं चाहते। फेवरेबल इवेंट इसलिए है क्योंकि आपको बोला गया कि आपके हाथ में डिफेक्टिव बल्ब आ चुका है, ठीक है, और आपको बताना है कि वो बी से आया होगा। तो हमें निकालनी इसी की प्रोबेबिलिटी कि बी से डिफेक्टिव बल्ब आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो वो ऐसे निकालोगे आप। कैसे, इस फॉर्मूले में रख दोगे भाई, एक बल्ब बी से प्रोड्यूस हुआ है और वो डिफेक्टिव है, इनका इंटरसेक्शन अपॉन ए से प्रोड्यूस हुआ है और वो डिफेक्टिव है, प्लस बी से प्रोड्यूस हुआ और वो डिफेक्टिव है, प्लस सी से प्रोड्यूस हुआ और वो डिफेक्टिव है। इन सारे केसेस को ऐड कर दो, सॉल्व करोगे, कितना आएगा फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर आएगा भाई 28/69। क्लियर है ये बात। इसको क्लियर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखो कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन है भाई ये। 2000 में आया है, 2002 में आया है, 2008 में आया है, 2012 में आया, 2014 में आया, 2019 में। मतलब कि आने के चांसेस बहुत ज्यादा है इस क्वेश्चन के। इस टाइप का क्वेश्चन तो आएगा ही, एक मेरे को ऐसा लगता ही भाई। प्रोबेबिलिटी मतलब कि इस टाइप के क्वेश्चंस आने ही हैं। बेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है, ठीक है। तो आप क्या बोलते हो यहां पर, क्वेश्चन क्या एक बार पढ़ते हैं। एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, 4000 कार ड्राइवर्स एंड 6000 ट्रक ड्राइवर्स, ठीक है। द प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ स्कूटर ड्राइवर, कार ड्राइवर एंड अ ट्रक ड्राइवर आर 0.1, 0.3 and 0.5 respectively. One of the insured person meets with an accident. What is the probability that he is a scooter driver? तो भाई यहां पर आपके पास स्कूटर ड्राइवर है 2000, 4000 है कार ड्राइवर और 6000 है ट्रक ड्राइवर। मैं बोलता हूं एक इवेंट है आपके पास E1, E2, E3 लेते, फिर लास्ट में वाला एक इवेंट ए ले लेंगे अपन, ठीक है। तो उससे अपना जो पहला पैटर्न चलते हुए आ रहा था, कौन सा वाला, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी वाला, वो वापस से आ जाएगा। इससे पहले मैंने ए बी सी ले लिया था, इसलिए जो लास्ट इवेंट लेते थे अपन, जो एक मेन इवेंट होता था, वो अपन लोग ए नहीं ले पाए थे क्योंकि ए पहले भी ले लिया था मैं, इसलिए वो लास्ट वो डिफेक्टिव को डी से मैंने डिनोट कर दिया। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई सा भी टर्म ले लो भाई, ठीक है। लेकिन एक पैटर्न को फॉलो करते हुए E1, E2, E3 ऐसा ले लेता हूं, ठीक है। तो E1 बोलता हूं मैं, इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 2000 स्कूटर ड्राइवर्स, ठीक है। तो यहां पर मैं बोलता हूं सिलेक्शन ऑफ स्कूटर ड्राइवर, ये E1 हो गया, E2 हो गया सिलेक्शन ऑफ कार ड्राइवर्स, और E3 हो गया सिलेक्शन ऑफ ट्रक ड्राइवर्स। अब एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, तो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी को मैं बोलता हूं ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट या इवेंट दैट एक्सीडेंट अकर्स। ए इवेंट हमें बता रहा है अकरेंस ऑफ एन एक्सीडेंट, ठीक है। तो भाई अब स्कूटर ड्राइवर, सबसे पहले तो मैं ये निकालता हूं P ऑफ E1। स्कूटर ड्राइवर कितने हैं 2000, तो उनमें से एक स्कूटर ड्राइवर के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे 2000 इसमें फेवरेबल इवेंट्स हैं, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं 2 + 4 + 6, मतलब कि 12000। कैंसल आउट मत करना, भी करना है क्या कर लो, ये इजी बन जाएगा थोड़ा सा, वैसे तो इजी होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 1/6, तो 6 वीक्स में रहे तो कर सकते हो। नीचे जबरदस्ती में 25, 28, 13, 17 ऐसा आ जाए तो फोकट में वो क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, इसलिए मैं कैंसिल नहीं करता। 1/6 से इसको तो कर सकते हैं। P ऑफ E2 बोलता हूं मैं, मतलब कार ड्राइवर कितने हैं 4000, तो 4000 अपॉन 12000, फेवरेबल 4000 अपॉन 12000, ये हो गया 1/3। P ऑफ E3 बोलता हूं मैं, तो ट्रक ड्राइवर है 6000, 6000 अपॉन 12000, ये हो गया 1/2। क्लियर है ये बात। तो P ऑफ E1, P ऑफ E2, P ऑफ E3 आ गया। अब मैं बोलता हूं कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है और वो एक स्कूटर ड्राइवर है,
इसके होने की प्रोबेबिलिटी मतलब एक्सीडेंट हो गया, स्कूटर वाले का एक्सीडेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक स्कूटर ड्राइवर है उसका एक्सीडेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो है भाई कितनी 0.01 ठीक है। कार ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, एक्सीडेंट हो गया है और वो कार ड्राइवर है तो उसकी क्या है भाई 0.03, और ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी भाई 0.15, सबसे ज्यादा इसी की है भाई 0.15। तो आप लोग ट्रक थोड़ा संभाल के चलाया करो, ठीक है। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज आपके पास आ चुकी हैं। तो अब हमें प्रोबेबिलिटी ये निकालनी है कि स्कूटर ड्राइवर है, एक जो आदमी है उसका एक्सीडेंट हो चुका है, एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, और अब हमें ये बताना है कि वो स्कूटर ड्राइवर होगा। तो स्कूटर ड्राइवर है और एक्सीडेंट हो रहा है, स्कूटर ड्राइवर कौन था, स्कूटर ड्राइवर अपना E1, तो E1 मतलब स्कूटर ड्राइवर है 1/6 और एक्सीडेंट हो रहा है मतलब 0.01, इनका इंटरसेक्शन, ठीक है। तो आप बोलोगे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो रही भाई अपनी, तो द मैन इज अ स्कूटर ड्राइवर एंड मैन स्कूटर ड्राइवर है और उसका एक्सीडेंट हो रहा है, तो स्कूटर ड्राइवर है मतलब कि 1/6 और उसका जो एक्सीडेंट है वो हो रहा है मतलब 0.01, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, तो हो जाएगा P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1 अपॉन P ऑफ E1 P ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A/E2 A/E2, ठीक है, P ऑफ E3 इंटू P ऑफ A/E3, ठीक है। तो अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देते हैं भाई, यही तो बेस थ्योरम है, इंटरसेक्शन ऑफ स्कूटर ड्राइवर एंड एक्सीडेंट होने का, ठीक है। फिर किसका, स्कूटर ड्राइवर है और एक्सीडेंट हो रहा है, प्लस कार ड्राइवर है और एक्सीडेंट हो रहा है, प्लस ट्रक ड्राइवर है और एक्सीडेंट हो रहा है, तो उन सबका इंटरसेक्शन आपको निकालना है। तो ऊपर हो जाएगा 1/6 इंटू 0.01 अपॉन 1/6 इंटू 0.01 प्लस 0.03 1/3 इंटू 0.03 प्लस 1/2 इंटू 0.15, तो कितना हो जाएगा ये, तो आप बोलोगे भाई 1/6 इंटू 0.01 मतलब कि 1/600 और यहां पर हो जाएगा 1/600 प्लस 3/300 या फिर 1/100 ही बोल दो, 3 से 0.03 कैंसिल आउट हो जाएगा ना, उसके बाद प्लस 15/200 या फिर इसको बोल सकते हो आप कुछ नहीं, चलो 15/200 ही रहने दो। अब ये हो जाएगा 1/600 अपॉन 600 100 200 सबका एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 600 के रोल में 600 1 बार में, तो यहां पर 1 प्लस 6 प्लस 15 3 = 45, तो 600 से 600 कैंसिल, आंसर आ रहा है 1/45 प्लस 1 कितना हो जाएगा 46 प्लस 6 52, तो इसका टोटल चांसेस कितना हो रहा है भाई 52 में से एक बार का चांस है कि भाई अगर एक्सीडेंट हुआ है तो वो स्कूटर ड्राइवर होगा, वो इसका चांस क्लियर है। तो आपको क्या बोला था, आपको बोला था भाई कि स्कूटर ड्राइवर इतने हैं, इतने कार ड्राइवर, इतने ट्रक ड्राइवर हैं, आपने टोटल कितने ड्राइवर से निकाला, तो 6 + 4 + 2 12,000 ड्राइवर्स आ गए, और उसमें से स्कूटर ड्राइवर के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2000/12 मतलब 1/6, 4000/12 हो जाएगी कार ड्राइवर की, हो जाएगी 1/3, और 6000/12 हो जाएगी 12,000 ट्रक ड्राइवर की, हो गई 1/2, ठीक है। इसके बाद आपने बोला ए जो है वो एक इवेंट है अकरेंस ऑफ एन एक्सीडेंट का, ठीक है। तो आप बोलते हो कि स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हो रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.01, ठीक है, 0.03 कार ड्राइवर के एक्सीडेंट की और 0.15 है एक ट्रक ड्राइवर के एक्सीडेंट की। आपको ये बोला गया है कि भाई एक आदमी है उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, पक्का है, अब वो क्या उसके कितने प्रोबेबल
चांसेस हैं, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कूटर ड्राइवर होगा। तो आपको जो फेवरेबल इवेंट है वो इंटरसेक्शन ऑफ स्कूटर ड्राइवर एंड एक्सीडेंट ऑफ एन स्कूटर ड्राइवर है। स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट होने का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, तो पी ऑफ E1 इंटू पी ऑफ A/E1, ये हमारा फेवरेबल हो जाएगा। और टोटल क्या हो जाएगा, इनमें से किसी भी एक का एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी का सम। ठीक है, तो आपने यही रख दिया फॉर्मूले में, आंसर आया कितना, 1/52। क्लियर है ना, 15/200 ही होगा ना। ठीक है, 3/300 मतलब कि 1/100, 1/600। ठीक है, और ऊपर भी 1/600। ठीक है, इनका एलसीएम निकाला अपन ने, 600 1 जा, 100 6 जा, 200 3 जा, तो 15 3 जा 45। तो ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है भाई, 2 से कम तो कोई आ ही नहीं रहा है। सारे क्वेश्चन 2 बार 4 बार ऐसे आए हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने पहले ही बताया आपको, और बहुत इजी है। अगर एक बार प्रैक्टिस कर लोगे ना आप, तो फिर बहुत अच्छे सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे इसके, बहुत ही आराम से। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहां पर क्वेश्चन में, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स इज लॉस्ट। एक कार्ड घूम गया है। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी हार्ट्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मिसिंग कार्ड टू बी अ हार्ट। तो यहां पर ये बोल रहा है कि एक कार्ड है 52 कार्ड्स में से, वो जो गुम गया है आपका। फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, मतलब 51 कार्ड्स में से 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एंड आर फाउंड टू बी हार्ट्स। मतलब ये बोल रहा है कि 2 कार्ड्स आपने निकाले हैं और ये बोला गया है कि वो क्या होंगे, हार्ट होंगे। ठीक है, वो हार्ट्स निकल चुके। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मिसिंग कार्ड टू बी अ हार्ट। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो अपन से कार्ड घूम गया है वो भी क्या होगा, हार्ट होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और अगर आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया होगा तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या करना है अपन को, देखो सबसे पहले तो सोचो नॉर्मली कि कैसे इस क्वेश्चन को सोचा जाए। मतलब हमारे पास चीजें नहीं होंगी अगर, तो हम कैसे सोचते, कैसे दिमाग लगाते हैं, यहां पर क्या इवेंट्स बन सकते हैं, क्या कैसे सोच सकते हैं। तो यहां पर देखो, अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट। एक कार्ड गुम गया है। अब वो जो कार्ड गुमा है वो हार्ट हो सकता है, बोला गया हमसे हार्ट गुमा है, ऐसा बताना है। तो हार्ट हो सकता है, स्पेड हो सकता है, क्लब हो सकता है, डायमंड हो सकता है। चारों में से कोई सा भी एक कार्ड हो सकता है। ठीक है, तो इसको तो हमको कंसीडर करना पड़ेगा यार, चारों में से कोई भी एक कार्ड हो सकता है, तो चारों को कंसीडर करना पड़ेगा आपको, एक के बाद एक, एक के बाद एक। सारी प्रोबेबिलिटीज आपको ढूंढनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको बोला गया कि 2 कार्ड्स निकाले गए हैं और दोनों कार्ड्स कैसे आए हैं, हार्ट आ गए। दोनों कार्ड हार्ट के आ चुके हैं, तो आपको बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो गुमा हुआ कार्ड था, जो लॉस्ट हो गया है आपका कार्ड, वो भी एक हार्ट का कार्ड था। मतलब हमारा जो फेवरेबल इवेंट होगा वो हार्ट के कार्ड्स वाला होगा, कि जो लॉस्ट कार्ड है वो भी हार्ट्स हैं, और फिर दो कार्ड हैं वो तो हार्ट आए ही हैं, वो तो हर केस में आए। ठीक है, तो इवेंट सबसे पहले बनाना स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं बोलता हूं कि भाई इवन कौन सा इवेंट होगा, तो आप बोलते हो लॉस्ट कार्ड इज अ हार्ट। E2 आप बोलते हो लॉस्ट कार्ड इज अ डायमंड। E3 लॉस्ट कार्ड क्या है, स्पेड। और E4 लॉस्ट कार्ड क्या है बच्चा, क्या, क्लब, चिड़ी। हिंदी में चिड़ी बोलते हैं ना क्लब को। ठीक है, अब बोलते हो ए क्या है, 2 हार्ट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड। मतलब रिमेनिंग कितने बचे हैं आपके पास, कोई भी एक कार्ड अगर गुम हो जाएगा तो टोटल में से तो एक कम ही हो जाएगा ना, चाहे वो हार्ट हो, चाहे स्पेड हो, चाहे क्लब हो, चाहे डायमंड हो। कोई भी एक कार्ड अगर आपका गुम रहा है, गुम हो रहा है, लॉस्ट हो जा रहा है, तो उसमें मतलब टोटल जितने भी थे, टोटल 52 थे, उसमें से एक कम हो ही जाएगा, मतलब 51 कार्ड्स बचेंगे आपके पास। ठीक है, तो यहां पर आप बोलते हो ए जो है वो 2 हार्ट्स के ड्रॉ होने की प्रोबेबिलिटी है, मतलब इवेंट है फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स। अब यहां पर देखते हो आप, इवन लॉस्ट कार्ड इज अ हार्ट, 52 कार्ड्स हैं टोटल आपके पास। हर कलर के 13 कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपके पास हार्ट भी 13 है। तो इन 13 हार्ट्स में से एक हार्ट के गुमने की प्रोबेबिलिटी, मतलब कि वही जैसे कि अपन लोग बचपन में क्लास 10th में निकालते थे कि भाई
हार्ट के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप 13/52 कर दोगे तो उसके गुम होने की प्रोबेबिलिटी भी वही होगी ना कि वो सेलेक्ट होके गुम हो गया। ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा 13/52 यानी 1/4। एग्जैक्ट सेम वे में हर एक कलर के पत्ते के गुम होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 ही होगी, चाहे स्पेड हो, चाहे क्लब हो, चाहे डायमंड हो और चाहे हार्ट हो। E2 दो बार लिख दिया, ये E3, ये E4, सबके 1/4 हो गई प्रोबेबिलिटी लॉस्ट होने की। ठीक है, लेकिन अब एक क्लब गुमा है तो उसके बाद आपको अगर 2 रेड कार्ड सेलेक्ट करने, तो रेड आपके पास पूरे अवेलेबल है, लेकिन अगर रेड गुम गया है तो अब आपके पास 2 रेड कार्ड सेलेक्ट होने के लिए पूरे रेड अवेलेबल नहीं है। 13 रेड होते हैं, उसमें से एक कम हो जाएगा, मतलब अब जो 2 कार्ड्स के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती जाएगी, हर के लिए सिर्फ एक के लिए डिफरेंट होगी, बाकी सबके लिए सेम होगी। तो मैं यहां पर बोलता हूं P(a/E1), तो आप देखेंगे कि भाई 2 कार्ड सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी आउट ऑफ 51 कार्ड्स, क्योंकि एक कार्ड गुम हो चुका है तो आपके पास 51 कार्ड्स बचे हैं और 51 कार्ड्स में से 2 को सेलेक्ट करना है, तो क्या लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, कॉम्बिनेशन। बिल्कुल सही कहा आपने, तो 51 में से 2 कार्ड्स के सेलेक्ट होने की मतलब क्या, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो कॉम्बिनेशन लगेगा उसमें, तो वो हो जाएगा कितने नंबर ऑफ वेज, 51C2। ठीक है, तो आप यहां पर लिखोगे कितना, और आपके पास टोटल हार्ट को अगर सेलेक्ट करवाना है ना आपको, तो हार्ट कितने हैं, तो हार्ट हैं भाई आपके पास 12, क्योंकि एक हार्ट घूम चुका है। ठीक है, मतलब ऐसे तो आपके पास एक ही दिल है, ठीक है, लेकिन आपके पास पत्तों की बात की जाए तो कितने हार्ट थे भाई, 13 थे, उसमें से एक कम हो गया तो कितने बचे, 12। तो 12 में से 2 को सेलेक्ट करना, तो 12C2 वेज। तो यहां पर 2 हार्ट को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 12C2/51C2, क्योंकि एक हार्ट गुम चुका है। ठीक है, अब मैं बोलता हूं, अब अगर एक आपका क्या E2 क्या था, डायमंड गुमा है, तो हार्ट में कोई कमी नहीं होगी, टोटल में कमी रहेगी, टोटल तो कम रहेगा, 51 रहेगा, लेकिन हार्ट 13 रहेगा। तो आपने बोला कि एक डायमंड के घूमने पर 13 हार्ट्स बाकी हैं, तो हार्ट के सेलेक्ट, 2 हार्ट के सेलेक्ट होने के बेस कितने हो जाएंगे, 13C2, और टोटल हो जाएगा 51C2। सिमिलरली P(a/E3), मतलब अब क्या घुमाया, आपका स्पेड घुमाया, तो हार्ट तो 13 के 13 रहेंगे, तो 13 में से 2 को सेलेक्ट करने के बेस 13C2, और टोटल में से एक कम हो जाएगा तो 51C2, और P(a/E4) ये हो जाएगा 13C2/51C2। यहां पर गुमा सिर्फ हार्ट एक ही केस में था, तो वहां पर 12C2 करना पड़ा, क्योंकि एक हार्ट कम हो गया था। बाकी सारी जगह हार्ट की जो क्वांटिटी है वो पूरी की पूरी 13 है, तो हर जगह 13 में से 2 हार्ट सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज अपॉन टोटल कितने थे, 51 में से 2 कार्ड सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज। तो ये आपके पास P(a/E1) आ गया। अब आपको चाहिए क्या है, आपको बोला गया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मिसिंग कार्ड टू बी हार्ट, की कार्ड मिस जो हो रहा है वो भी हार्ट हो रहा है, सेलेक्ट भी 2 कार्ड हार्ट के हो रहे हैं, मतलब कि आपका जो फेवरेबल इवेंट है वो P(e1) इंटू P(a/E1) है, क्योंकि हार्ट इसी में मिस हो रहा था। ठीक है, हार्ट मिस होकर 12 हार्ट बचे थे टोटल, तो उसमें से 2 सेलेक्ट हुए थे। ठीक है, तो आप बोलते हो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो वो हो जाएगा, अब ये लिखने की तो जरूरत नहीं है ना बार बार, P(a/E1) इंटू P(e1) अपॉन P(a/E1) इंटू P(e1) इंटू प्लस P(e2) इंटू P(a/E2) प्लस P(e3) इंटू P(a/E3) प्लस P(e4) इंटू A/E4। ये आप मान लेना कि फॉर्मूला है, और फॉर्मूला ऐसे ही लिखते हैं अपन, डायरेक्टली वैल्यूज लिख रहे हैं। ठीक है, तो P(e1) इंटू A/E1 कितना हो जाएगा, 13/52, मतलब 1/4 इंटू 12C2/51C2, 1/4 इंटू 12C2/51C2 अपॉन, ये अपने फेवरेबल इवेंट हो गए कि भाई एक कार्ड जो घुमा वो डायमंड था। ठीक है, तो और उसके बाद 2 कार्ड्स, 2 आपके पास 2 हाँ हार्ट के कार्ड ही, सॉरी डायमंड नहीं, हार्ट था, हार्ट है ना, हाँ, और 2 हार्ट के कार्ड्स ही आपके सेलेक्ट हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर बोलोगे 1/4 इंटू हार्ट के घूमने वाला केस प्लस 1/4 इंटू
डायमंड के घूमने वाला केस, यहां पर 13 आ जाएगा क्योंकि हार्ट उस केस में 13 पूरा का पूरा बचा रहेगा, प्लस 1/4 इंटू स्पेड के घूमने वाला केस, प्लस 1/4 इंटू अपना क्लब के घूमने का केस। सब जगह से 1/4 और 51c2 जो है वो कॉमन निकल जाएगा और कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर नीचे दोनों साइड, ठीक है। तो बचेगा कितना आपके पास, तो आपके पास बचेगा 12c2 अपॉन 12c2 प्लस 13c2 प्लस 13c2 प्लस 13c2। तो निकाल लो भैया 12c2 कितना होता है और 13c2 कितना होता है। 12c2 एनसीआर का फॉर्मूला तो याद होगा ना, अब इतनी बार तो बता चुका हूं अपने मतलब प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में भी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो 11th में पढ़ा है उसमें भी पढ़ा तो होगा आपने सब कुछ, ठीक है। तो 12c2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 2 इज 10 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 12 से 12 गया, तो सॉरी 10 से 10 गया, 2 1 जा 2 6 जा, तो ये आया 66। इसके बाद 13c2 निकालते हैं, तो 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। हो जाएगा 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस 2 इज 11 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1। 11 फैक्टोरियल से 11 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 1 जा 2 6 जा, ये आ गया 78, ठीक है। तो यहां पर क्या आया भाई, 13c2 आया 78, 12c2 आया कितना 66। यहां पर पुट कर देता हूं मैं इससे पहले वाली स्लाइड में अपने, हो जाएगा 66 अपॉन 66 प्लस 78 प्लस 78 प्लस 78। तो कितना हो जाएगा ये आपके पास, 7 3 जा 21, 8 3 जा 24, तो ये हो जाएगा आपके पास 210 प्लस 24 234 प्लस 6 हो जाएगा 240, 300। तो ये हो जाएगा 66 अपॉन 300, या 2 से डिवाइड करो तो 33 अपॉन 150, या फिर 3 से डिवाइड करो तो, अरे यार 6 से डायरेक्ट ही कर सकते थे ना, 11 अपॉन 3 से, सॉरी 11 अपॉन 50, 11/50। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है 11/50। कैसे किया आपने यहां पर, तो आपको बोला गया था भाई अ कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड इज लॉस्ट, एक कार्ड गुम गया है फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स ऑफ द पैक, जो बाकी बचे हुए हैं 2 कार्ड सेलेक्ट करते हैं और दोनों हार्ट आते हैं, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द मिसिंग कार्ड टू बी अ हार्ट। तो मैं यहां पर प्रोबेबिलिटी निकालनी की जो मिसिंग कार्ड है जो गुम गया है वो भी एक हार्ट होगा। तो आपने बोला बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। क्यों आसान क्वेश्चन है, क्योंकि यहां पर हमको पता है कि टोटल 13 कार्ड्स होते हैं, उसमें से एक कार्ड गुम जाएगा, टोटल 52 कार्ड होते हैं उसमें से एक कार्ड गुम जाएगा, ठीक है। तो 51 कार्ड्स बचेंगे। आपने यहां पर अलग अलग इवेंट्स देखे, E1 E2 E3 E4। आपने बोला हो सकता है भाई एक हार्ट गुम जाए, हो सकता है एक डायमंड गुम जाए, हो सकता है एक स्पेड गुम जाए, हो सकता है एक क्लब गुम जाए, चारों में से कोई भी एक गुम सकता है। आपने बोला इन चारों में से किसी भी एक के गुमने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/4 होगी, क्योंकि टोटल 13 कार्ड्स होते हैं हर कलर के और टोटल कार्ड्स होते हैं 52। तो किसी भी हर सूट का, सॉरी, तो हर किसी भी एक सूट का जो कार्ड है अगर वो गुम रहा है तो 13/52 उसकी प्रोबेबिलिटी है। तो 1/4 आ गया सबका घूमने का। उसके बाद 2 हार्ट के निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी रिमेनिंग कार्ड्स में से, तो आपने बोला कि अगर एक हार्ट गुम गया है तो अब 2 हार्ट आपको 12 हार्ट में से निकालने पड़ेंगे, क्योंकि 13 नहीं बचे, अब 12 हार्ट्स बचे हैं। तो 12 में से 2 को सेलेक्ट करोगे, फेवरेबल हो जाएगा और टोटल हो जाएगा 51c2, क्योंकि 52 कार्ड्स भी नहीं बचे। अब आपके पास कितने कार्ड्स बचे हैं 51 कार्ड्स, उसमें से 2 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसके बाद आपने बोला जब हार्ट के अलावा और कोई भी कार्ड गुम हुआ है तो हार्ट 13 के 13 बचे होंगे, टोटल में से एक कम हो जाएगा। तो 13 हार्ट्स में से 2 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 13c2 अपॉन टोटल 51 में से 2 के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 51c2। नंबर ऑफ वेज सब में सेम आ गया। आपने क्या किया, इनको फॉर्मूले में पुट कर दिया और सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आया 11/50, क्योंकि फेवरेबल इवेंट क्या था अपना कि जब हमारा जो हार्ट का कार्ड गुम रहा है उसके बाद ही 2 कार्ड हार्ट के सेलेक्ट हो रहे हैं।
तो 12c2 अपन 51c2 वाला अपना फेवरेबल केस था। बाकी सब नीचे के टोटल केसेस होंगे, तो सबको ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, सबको ऐड किया, सब्ट्रैक्ट नहीं किया, डिवाइड किया, आंसर आ गया 11/50। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या भाई, ये भी 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है, सपोज अ गर्ल थ्रोज अ डाई, एक डाई फेंकती है, इफ शी गेट्स अ 5 और 6 शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स, ठीक है, 5 या 6 आता है तो 3 बार वो कॉइन को उछालती है, एंड नोट्स द नंबर ऑफ हेड्स, उसके बाद हेड्स को नोट करती, कितने हैं हेड्स टोटल, ठीक है। इफ शी गेट्स अ 1 2 3 और 4 शी टॉसेस अ कॉइन वंस एंड नोट्स वेदर अ हेड और अ टेल इज ऑब्टेन्ड। इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 हेड, सिर्फ एक ही हेड आया है उसके पास, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी थ्रू 1 2 3 और 4। चलो, तो यहां पर जो लड़की ऐसे अकेले बैठी हुई है, टाइम पास करना है, कोई गेम वेम है नहीं उसके पास, तो खुद का एक गेम बना लिया उसने कि भैया एक डाइस थ्रो करती है वो, ठीक है, और उसके बाद अगर उसमें 5 और 6 आता है, 5 और 6 में से कुछ भी एक आता है, तो वो क्या करती है, 3 बार कॉइन को उछालती है। अब 3 बार कॉइन को उछालती मतलब 2 की पावर 3 यानी टोटल 8 आउटकम्स आ जाएंगे आपके। अब उस 8 में से एग्जैक्टली 1 हेड लाना है आपको, क्योंकि प्रोबेबिलिटी यही पूछ रहे हैं, तो एग्जैक्टली 1 हेड आने के कितने चांसेस होंगे वो देखेंगे अपन, ठीक है। उसके बाद अगर 5 और 6 नहीं आती है, नहीं आते हैं, तो 1 2 3 और 4 जब कुछ भी आएगा तो वो कॉइन को एक ही बार टॉस करती है और उसके बाद एग्जैक्टली 1 हेड आने की चीज को लिख लेती है, एग्जैक्टली 1 हेड कितनी बार आ रहा है, ठीक है। तो वेदर हेड और टेल ऑब्टेन्ड, एक्चुअल में हेड और टेल दोनों में से वो कुछ भी चीज नोट कर लेती है। इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली 1 हेड, अच्छा यहां पर एक क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर उसको एग्जैक्टली 1 हेड मिलता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसने 1 2 3 और 4 वहां पर थ्रो किया होगा, क्योंकि एग्जैक्टली 1 हेड दोनों केसेस में मिल जाएगा भाई। 1 2 3 4 अगर आया है डाइस में तो एक ही बार कॉइन फेंक रही है, तो हेड भी मिल सकता है, टेल भी मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन 1 2 3 4 नहीं आया, अगर 5 और 6 आया है तो कितने बार कॉइन को टॉस कर रही है, 3 बार कर रही है, और 3 बार कॉइन को टॉस करने के बाद क्या आ रहा है उसके पास एक एग्जैक्टली हेड आ सकता है कि अभी भी 3 बार कॉइन टॉस करोगे, तो आप बोलोगे बिल्कुल पॉसिबल है, 2 में टेल आए, 1 में हेड आ जाए। कितने पॉसिबल केसेस होते हैं इसके, तो सबसे पहले तो भाई 3 बार कॉइन टॉस करने के पॉसिबल केसेस बना लो। आपको पता है कि टोटल 2 की पावर 3, क्योंकि एक अपना जो कॉइन है उसमें 2 आउटकम्स होते हैं, 3 कॉइन्स होंगे तो 2 की पावर 3 आउटकम्स हो जाएंगे, तो 2 की पावर 3 यानी 8 आउटकम्स। 8 आउटकम्स के सारे मतलब नंबर ऑफ आउटकम्स कैसे बनाओगे आप, तो 8 का हाफ होता है 4, तो 4 बार हेड लिखो, 4 बार टेल लिखो, फिर 4 का आधा होता है 2, तो 2 बार हेड 2 बार टेल, उसके बाद 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, ठीक है। तो यहां पर एग्जैक्टली 1 हेड कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है भाई यहां पर, ये 1 2 और 3 बार, तो एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी इस केस में 3/8 हो जाएगी। चलो वो सब तो भी देखते हैं, अपन सारे इवेंट्स बनाते हैं पहले। इवन एक इवेंट बोलते हो आप, शी थ्रोज 5 और 6, ठीक है। E2 बनाते हो 1 2 3 4, ठीक है, शी थ्रोज 1 2 3 4। अब आप बोलोगे कि भाई E1 और E2 ये बन गए हैं, तो ए क्या है, ए कौन सा इवेंट है हमारा, तो ए इवेंट जो होगा ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 1 हेड का होगा। सिर्फ एक हेड आने का जो इवेंट है वो अपना ए हो जाएगा, ठीक है। अब आप बोलते हो कि P ऑफ E1 कितना होगा, 5 या 6 थ्रो करने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है यार, तो 5 और 6 2 आउटकम्स है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं किसी भी डाई में 6, तो ये हो जाएगा 2/6 यानी 1/3। और E2 1 से लेके 4 तक किसी भी एक आउटकम के आने की प्रोबेबिलिटी, भाई 4 आउटकम है, टोटल आउटकम 6 है, तो 4/6 यानी 2/3, ठीक है। इसके बाद ऑब्टेनिंग एग्जैक्टली 1 हेड जब 5 और 6 आया है आपके पास, एग्जैक्टली 1 हेड जब 5 और 6 आया है,
तो 5 और 6 आया तो वो 3 बार कॉइन टॉस करी है, और 3 में से आपके पास एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 हेड आप बोलोगे तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 8 हैं, तो उसको नीचे लिख दो। और फेवरेबल आउटकम्स आपके पास कितने थे भाई? एक हेड वाले, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो आपके पास 3/8 प्रोबेबिलिटी है कि एग्जैक्टली 1 हेड आ जाए जब आपने 2 बार कॉइन को 3 बार कॉइन को क्या किया है? टॉस किया है। तो यहां पर 3/8 ये आ गया क्या भाई? एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी। और जब एक ही बार कॉइन टॉस किया है तब एग्जैक्टली 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2। तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको? आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 1 when the output on the dice is 1 2 3 4। जब 1 2 3 4 होगा तब एग्जैक्टली 1 हेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 1 2 3 4 के आने की प्रोबेबिलिटी 2/3 और एग्जैक्टली 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 1/2 अपॉन टोटल। भाई एग्जैक्टली 1 हेड तो हमारा 5 और 6 के साथ भी आ सकता है, तो 5 और 6 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 और उसके साथ 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 3/8। इसको भी लिखो नीचे, 1/3 इंटू 3/8 प्लस ये भी आएगा भाई टोटल आउटकम्स में ऐड होने के लिए, तो 2/3 इंटू 1/2। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 1/3 अपॉन 1/8 प्लस 1/3 हो जाएगा 1/3 अपॉन 3 + 8 अपॉन 24। तो ये हो जाएगा 24 अपॉन 24 ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे हो जाएगा भाई 3 × 11 33। तो ये हो जाएगा 8/11। 8/11 प्रोबेबिलिटी है कि भाई आपने जो लड़की ने, मतलब आपने नहीं, उस लड़की ने 1 से लेके 4 तक कोई एक आउटपुट लिया और उसके बाद आपका जो हेड है वो एग्जैक्टली 1 आया। ठीक है, तो क्या किया आपने? यहां पर आपने सबसे पहले देखा भाई कि 5 और 6 थ्रो करेगी तो उसने 3 बार कॉइन को उछालना होगा। 3 बार कॉइन को उछालेगी तो उसमें आउटपुट टोटल 8 बनेंगे। 8 आउटपुट्स आपने देख लिए और उसमें देखा कि भाई एग्जैक्टली 1 हेड आने के कितने प्रोबेबल चांसेस है, तो 3/8 हो गया। ठीक है, क्योंकि लास्ट में एग्जैक्टली 1 हेड का ही क्वेश्चन पूछा है अपन से। इसके बाद आपने बोला कि अगर 1 से लेके 4 तक वो थ्रो करेगी, डाइस कोई सा भी एक नंबर आएगा तो कॉइन को फिर से टॉस करेगी। इस बार सिंगल एक कॉइन को टॉस करेगी और एक कॉइन को टॉस करने पर भाई या तो एक एग्जैक्टली 1 हेड आ सकता है या फिर एग्जैक्टली 1 टेल। तो वहां पर प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। इवन यानी कि 5 और 6 थ्रो करने की प्रोबेबिलिटी, 5 और 6 अपने दो ही फेवरेबल नंबर है और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6, तो 1/3 हो गई इसकी। और E2 1 से लेके 4 तक करने की 2/3 हो गई। अब तो कुछ नहीं करना, आपको पता है भाई इन दोनों के इंटरसेक्शन को फेवरेबल इवेंट रखना है, क्योंकि भाई हमें बताना है कि एग्जैक्टली 1 हेड आ चुका है और वो जो थ्रो था तो वो 1 से लेके 4 तक था। तो इन दोनों के इवेंट को अपन को ऊपर रखना है न्यूमरेटर में, नीचे इन दोनों के सम को आपको रख देना है और फाइनल आंसर कितना आएगा आपका? 8/11। क्लियर है ये क्वेश्चन? क्वेश्चन क्लियर करके नेक्स्ट पे चलते हैं अपन। तो यहां बोला भाई बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स एंड बैग 2 कंटेन्स 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। One ball is transferred from bag 1 to bag 2 and then a ball is drawn from bag 2. ठीक है, the ball so drawn is found to be red in color. Red in color मिली भैया वो बॉल अपन को। ठीक है, find the probability that the transferred ball is black. तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में भी करते थे, बट यहां पर क्या बोला गया? आपको ये बता दिया गया है। वहां पर हमको बताना होता था कि रेड बॉल मिलने की प्रोबेबिलिटी या इस टाइप का कुछ बताना होता था। यहां पर आपको बोल दिया गया है कि भाई रेड बॉल मिल चुकी है, सॉरी हाँ ठीक है, रेड बॉल मिल चुकी है। ठीक है, हाँ, और बोल रहा है कि अब ये प्रोबेबिलिटी निकालो कि जो एक बॉल ट्रांसफर करी आपने एक बैग से दूसरे बैग में वो ब्लैक होगी। ठीक है, तो आपको क्या किया गया है? बैग 1 कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स एंड बैग 2 contains 4 red and 5 black balls. One ball is transferred from bag 1 to bag 2 and then a ball is drawn from bag 2.
एक बॉल ट्रांसफर किया है और एक बॉल उसके बाद निकाली गई है, ठीक है। तो आपको बताना है कि जब ड्रॉन बॉल जो है वो रेड निकल चुकी है तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि ब्लैक होगी। तो आपको पता है बैग 1 कंटेन्स क्या है भाई, सबसे पहले तो ये लिखते हैं। बैग 1 में आपके पास 3 रेड हैं एंड 4 ब्लैक बॉल्स हैं, और बैग 2 में क्या है आपके पास, तो उसमें 4 रेड हैं एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं। 1 बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2, एक बॉल आपने ट्रांसफर करी है बैग 1 से बैग 2 में, एंड देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2, उसके बाद बैग 2 से एक बॉल निकाल ली है। द बॉल इज सो ड्रॉन, अब एक बॉल ट्रांसफर करी है बैग 1 से बैग 2 में। तो सबसे पहले तो हम एक इवेंट लिखते हैं, रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। भाई दो केसेस हो सकते हैं ना, यहां पर दो बॉल्स हैं रेड और ब्लैक, तो हो सकता है एक रेड बॉल ट्रांसफर हो जाए या हो सकता है एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो जाए। इन दो के अलावा कोई दूसरा केस होगा क्या, तो आप बोलोगे बिल्कुल नहीं होगा। तो आपने बोला रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2, और E2 आप बोलते हो ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। ये दो इवेंट्स हो गए। इसके बाद आपके पास क्या बोला गया है कि द बॉल सो ड्रॉन इज फाउंड टू बी रेड इन कलर, मतलब इससे जो बॉल निकली है वो रेड निकल चुकी है कलर में। बैग 2 से जो बॉल निकली वो रेड बॉल है। तो आपको ये पता लगाना है कि भाई क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल बैग 1 से गई होगी वो ब्लैक होगी। तो आप बोलते हो भाई एक इवेंट आप लिखते हो, बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 इज रेड। बैग 2 से जो बॉल निकली है वो किस कलर की है, रेड कलर की है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपको ये मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी है, ये इवेंट है ए। तो अब आप बोलोगे पी ऑफ इवन क्या होगा, सबसे पहले तो देखते हैं। एक रेड बॉल के ट्रांसफर होने की प्रोबेबिलिटी फ्रॉम बैग 1, तो मतलब कि जो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल के निकलने की होगी वही उसके ट्रांसफर होने की होगी, क्योंकि निकाल कर ही तो ट्रांसफर करोगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां पर क्या है, 3 रेड हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं, तो रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपका फेवरेबल इवेंट 3 और टोटल इवेंट 7। पी ऑफ E2 देखते हैं, एक ब्लैक बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी तो फेवरेबल 4 टोटल 7, ठीक है। अब मैं बोलता हूं पी ऑफ A/even, मतलब कि एक रेड बॉल निकले जबकि ट्रांसफर्ड बॉल भी रेड थी। तो यहां से आप देखो, अगर यहां पर मैं बोलता हूं 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल शुरुआत में थी, एक और रेड बॉल आ गई, तो यहां पर 5 रेड 5 ब्लैक बन जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 10। एक और रेड बॉल आई वहां पर, ठीक है। तो अब यहां पर 5 रेड में से एक निकलने की प्रोबेबिलिटी तो क्या हो जाएगा, 5/10। इसके बाद मैं बोलता हूं P ऑफ A/E2, मतलब कि रेड बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी जब वहां पर जो ट्रांसफर्ड बॉल पहुंची वो ब्लैक बॉल है, मतलब रेड तो 4 ही रहा, ब्लैक 6 हो गया और टोटल 10 हो गया। तो अब आपका फेवरेबल 4 है और टोटल 10 है, तो 4/10। अब यहां पर जो आपको निकालना है वो निकालना है भाई कि जो बॉल निकली है वो तो रेड बॉल निकली है, ठीक है, और ट्रांसफर जो हुई थी वो ब्लैक बॉल हुई थी। ब्लैक बॉल ट्रांसफर होने के बाद रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी 4/10 है, ठीक है। तो आप बोलोगे यहां पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो जो फेवरेबल इवेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P ऑफ E2, मतलब कि एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई है बैग 1 से, इनटू P ऑफ A/E2, ब्लैक बॉल के ट्रांसफर होने के बाद रेड बॉल के निकलने की प्रोबेबिलिटी, ये फेवरेबल हो गया, अपॉन रेड के ट्रांसफर के बाद रेड के निकलने की प्रोबेबिलिटी प्लस ब्लैक के ट्रांसफर के बाद ब्लैक के निकलने की प्रोबेबिलिटी, मतलब टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। तो यहां पर आप बोलोगे P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A/E2, ये आपका फेवरेबल हो गया, और अपॉन में हो जाएगा P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2
इंटू पी ऑफ ए स्लैश ई टू। कोई दिक्कत? तो ये हो गया आपका टोटल नंबर, मतलब ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी। यहां पर आप सारी वैल्यूज रखो, आंसर देखते हैं भाई। 4/7 इंटू 4/10 ऊपर आ जाएगा, नीचे 3/7 इंटू 5/10 प्लस 4/7 इंटू 4/10, तो हो जाएगा 16 अपॉन, सबसे 70 निकालकर कॉमन कर दो डिनोमिनेटर को, तो 16 अपॉन 5 3 जा 15 प्लस 16, तो ये हो गया 16 अपॉन 31। ये हो गया आपका आंसर फाइनली। क्लियर है बात? तो क्या किया आपने यहां पर, बड़ा ही आसान है। आपको बोला गया 3 रेड और 4 ब्लैक बॉल्स हैं आपके पास, और बैग 2 में 4 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। एक बॉल निकालकर ट्रांसफर किया गया है। अब आप जानते हो कि वो ब्लैक भी ट्रांसफर हो सकती है, रेड भी ट्रांसफर हो सकती है, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है कि सेकंड बैग से बॉल निकाला और वो रेड कलर का था, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि जो पहले बैग से ट्रांसफर की हुई बॉल होगी वो एक ब्लैक बॉल होगी? तो अच्छा क्वेश्चन है भाई, प्रोबेबिलिटी है भाई, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या बोला कि सबसे पहले देखते हैं कि कितने इवेंट्स बन रहे हैं एक बॉल को ट्रांसफर करने की दूसरे बैग में। तो इवन बोला रेड बॉल इज ट्रांसफर्ड, और E2 बोला ब्लैक बॉल इज ट्रांसफर्ड। और ए एक इवेंट बनाया जिसमें आप बोल रहे हो कि बॉल ड्रॉन फ्रॉम बैग 2 इज रेड, ठीक है। जो सेकंड बैग से आपने बॉल निकाली वो रेड है। तो अब आप बोलते हो कि एक रेड बॉल के ट्रांसफर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 3 रेड बॉल थी, टोटल 7 बॉल थी, 3/7 हो गया। इसके बाद आपने बोला कि एक ब्लैक बॉल के ट्रांसफर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो वो 4/7 हो गया। उसके बाद आपने बोला कि दूसरे बैग में जब एक रेड बॉल गई तो रेड बॉल के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? तो वो 5/10 हो गया, क्योंकि उसने एक रेड बॉल को बढ़ा दिया, टोटल भी 10 हो गया। उसके बाद अगर एक ब्लैक बॉल गई तो फिर रेड बॉल के सेलेक्ट होने की क्या प्रोबेबिलिटी? तो रेड बॉल तो 4 ही रही टोटल, लेकिन 10 हो गया अभी भी, क्योंकि एक ब्लैक बॉल बढ़ गई, तो 4/10 हो गया। हमें यही चाहिए था, ब्लैक बॉल ट्रांसफर हो, रेड बॉल सेलेक्ट हो जाए। तो 4/7 इंटू 4/10 जो अपना फेवरेबल इवेंट हो गया, और डिनोमिनेटर में 3/7 इंटू 5/10 प्लस 4/7 इंटू 4/10। आंसर आया कितना? 16/31। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब बैग कंटेन्स 4 बॉल्स, ये भी 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है 2010-2016 में। तो आप ये भी देख सकते हो कि सारे क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है, सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ही हैं आपके, ठीक है। तो यहां पर क्या है? अ बैग कंटेन्स 4 बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट एंड आर फाउंड टू बी व्हाइट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉल्स आर व्हाइट? यार ये क्वेश्चन ना एकदम छोटा सा है, बट ये हमें कंफ्यूज करता है कि यहां पर कंडीशंस कौन कौन सी बन रही हैं। मतलब किसको E1 E2 लूं, किसको A लूं? यहां पर आपसे बोला जा रहा है अ बैग कंटेन्स 4 बॉल्स, ठीक है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन, 2 बॉल वहां से निकाल ली गई हैं एट रैंडम विदाउट रिप्लेसमेंट एंड आर फाउंड टू बी व्हाइट, और वो जो दोनों बॉल निकली वो दोनों की दोनों व्हाइट है, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉल्स आर व्हाइट? क्या प्रोबेबिलिटी है कि सारी की सारी बॉल्स व्हाइट होंगी? एक बात तो पक्की है कि बैग में कम से कम कितनी व्हाइट बॉल होंगी? 2 व्हाइट बॉल होंगी। कम से कम 2 व्हाइट बॉल क्यों होंगी? क्योंकि उन 4 में से जब आपने 2 बॉल्स निकाली हैं तो दोनों की दोनों व्हाइट आ गई हैं, तो 2 बॉल व्हाइट तो रही होंगी, तभी तो 2 बॉल व्हाइट आपके हाथ में आई हैं, ठीक है। अब लेकिन यहां पर आपके पास बाकी की जो 2 बॉल है यार, वो थोड़ा सा खेल खेलेंगी आपके साथ। टोटल 4 बॉल्स हैं, 2 तो व्हाइट हैं कम से कम, ये भी हो सकता है कि 3 व्हाइट हो, ये भी हो सकता है कि चारों व्हाइट हो, तभी 2 आपके हाथ में दोनों व्हाइट बॉल्स आ गई। क्लियर है बात? तो आप यहां पर कंडीशंस बनाते हो, इवन बोलते हो बैग कंटेन्स 2 व्हाइट एंड 2 बॉल्स ऑफ अदर कलर। दो व्हाइट बॉल्स कंटेन करता है और 2 बॉल कंटेन करता है दूसरे किसी कलर की, ठीक है। E2 आप बोलते हो बैग कंटेन्स 3 व्हाइट एंड 1
बॉल ऑफ अदर कलर, ठीक है। और E3 बोलते हो बैग कंटेन्स 4 व्हाइट बॉल्स। अब चारों व्हाइट है तो दूसरे कलर की तो एक ही बॉल नहीं आएगी ना, 0 अदर कलर की बॉल। अब आप बोल रहे हो कि इन तीनों में से किसी भी एक चीज के होने की प्रोबेबिलिटी कैसे पता करेंगे? बड़ा टफ क्वेश्चन है। नहीं है टफ, क्यों? क्योंकि भाई ये 3 ही केस हैं, टोटल केस 3 है, उनमें से किसी भी एक के होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है? 1/3। तो यहां पर इन तीनों में से किसी एक के होने की प्रोबेबिलिटी P ऑफ E1 जो है वो P ऑफ E2 के इक्वल होगा और P ऑफ E3 के भी इक्वल होगा। ये हो जाएगा 1/3। ये तीनों जो हैं, इन तीनों में से किसी भी एक के होने की जो चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटीज हैं, वो कितने होंगे? 1/3। हो सकता है चारों व्हाइट हो सकता है 3 व्हाइट 1 ब्लैक हो, एक कोई दूसरे कलर की हो, या ये भी हो सकता है कि 2 व्हाइट हो और 2 किसी दूसरे कलर की हो। 3 इवेंट्स है, तीनों में से किसी भी एक के होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, ठीक है। अब आपने बोला 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, तो आप ए इवेंट यहां पर बोलते हो 2 ड्रॉइंग 2 व्हाइट बॉल्स। तो ए इवेंट है भाई 2 व्हाइट बॉल्स को ड्रॉ करने का इवेंट। तो अगर 2 व्हाइट बॉल्स हैं और टोटल 4 बॉल्स हैं जिसमें से 2 किसी दूसरे कलर की हैं, तो आप बोलते हो कि 2 व्हाइट बॉल्स में से 2 को ड्रॉ करने का कितने नंबर ऑफ वेज होंगे? तो 2C2, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे P ऑफ A/E1, मतलब कि 2 व्हाइट बॉल्स को निकालने की प्रोबेबिलिटी, जबकि 2 व्हाइट और 2 अलग कलर की बॉल्स हैं, तो आप बोलोगे 2C2, क्योंकि 2 व्हाइट बॉल्स थी तो उनमें से 2 सेलेक्ट करोगे, फेवरेबल इवेंट आपका 2C2 अपॉन टोटल आपके पास 4 बॉल थी, उनमें से 2 सेलेक्ट करोगे तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए 4C2, ठीक है। इसके बाद P ऑफ A/E2, अब 3 व्हाइट बॉल्स हैं, एक दूसरे कलर की है, फेवरेबल इवेंट व्हाइट को सेलेक्ट करना है। व्हाइट को कितने वेज में सेलेक्ट कर सकते हो? आपके पास 3 व्हाइट बॉल्स हैं, उसमें से 2 व्हाइट बॉल को सेलेक्ट करने के कितने नंबर ऑफ वेज होते हैं? तो वो होता है 3C2। तो यहां पर आप लिखोगे 3C2 और अपॉन में आप क्या करोगे भाई? 4 व्हाइट में से 2 को सेलेक्ट करना तो 4C2। इसके बाद P ऑफ A/E3, आपके पास चारों व्हाइट बॉल्स हैं और उनमें से आपको 4 बॉल्स, मतलब उनमें से आपको कोई 2 बॉल सेलेक्ट करनी है, ठीक है, कोई 2 व्हाइट बॉल, तो 4C2, और 4 में से कोई भी 2 बॉल सेलेक्ट करने के बेस भी 4C2 होंगे, तो वो तो कैंसिल आउट होकर 1 हो जाएगा। 2C2 भी 1 है, ठीक है, 2C2 1 है, NCN 1 होता है, याद रखना। 4C2 कितना हो जाएगा? तो 4C2 कितना हो जाएगा, यहां पर निकाल कर दिखा देता हूं आपको। तो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी कि 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1, यानी कि 6। तो ये हो जाएगा 1/6। ये हो जाएगा 3/3C2 ना, तो 3/6। 3C2 कितना हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 3। 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, नीचे 2 फैक्टोरियल है, 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल, तो 3 बचा बस। 3 माइनस 2 फैक्टोरियल तो वैसे भी 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/6 मतलब 1/2, और ये हो जाएगा 1। तो भाई अब आपको चाहिए है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉल्स आर व्हाइट, सारे बॉल्स की व्हाइट होने की प्रोबेबिलिटी। मतलब कि सबसे पहले तो E3 हो जाए और उसके बाद सेलेक्टेड बॉल P ऑफ A इंटू E3, ठीक है। तो आप बोलते हो सारे बॉल्स व्हाइट, E3 था ना, ठीक है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो हो जाएगा P ऑफ E3 इंटू P ऑफ A/E3 अपॉन P ऑफ E1 इंटू P ऑफ A/E1 प्लस P ऑफ E2 इंटू P ऑफ A/E2 प्लस P ऑफ E3 इंटू P ऑफ A/E3, ठीक है। P ऑफ E3
P of E1 P of E2 सब बराबर है 1/3 और P of A/E3 1 श्योर इवेंट है भाई, वो तो 1/3 इंटू 1। ऑब्वियस सी बात है, जब चारों व्हाइट बॉल होंगी तो दो बॉल सेलेक्ट करोगे तो व्हाइट ही आएगी वो, ठीक है। इसके बाद P of E1 इंटू P of A/E1, P of E1 कितना है 1/3 और इंटू A/E1 इज 1/6, 1/3 इंटू 1/6 प्लस P of E2 मतलब 1/3 इंटू P of A/E2 इज 1/2 प्लस 1/3 इंटू 1, ये हो जाएगा 1/3 अपॉन 1/18 प्लस 1/6 प्लस 1/3, तो हो जाएगा 1/3 अपॉन 18 एलसीएम आएगा, 18 वन जा तो यहाँ पे 1 प्लस 3 प्लस 6, 3 वन जा 3 6 जा, तो हो जाएगा 6 अपॉन 6 3 9 प्लस अपॉन 10, मतलब ये हो जाएगा 3 अपॉन 5। तो फाइनल आंसर कितना आ रहा भाई 3/5। किस चीज का आंसर? आपको बोला गया कि भाई अ बैग कंटेन्स 4 बॉल्स, 4 बॉल्स कंटेन करता है एक बैग, ठीक है। 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, 2 बॉल्स आपने निकाला है विदाउट रिप्लेसमेंट एंड आर फाउंड टू बी व्हाइट, और उनको आपने बोला है कि व्हाइट हो जाती हैं वो, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉल्स आर व्हाइट, तो क्या प्रोबेबिलिटी कि सारे की सारी बॉल्स जो होंगी वो व्हाइट होंगी? तो आपने यहां पर बोला कि भाई इवन जो बैग कंटेन्स 2 व्हाइट एंड 2 बॉल ऑफ अदर कलर्स, ऐसा हो सकता है। E2 हो सकता है कि बैग में 3 व्हाइट और 1 अदर कलर की बॉल होगी। E3 हो जाता है बैग में चारों व्हाइट बॉल होंगी, क्योंकि 2 बॉल तो व्हाइट निकली है तो 2 से कम तो व्हाइट हो नहीं सकती, ठीक है। तो आपने बोला इन तीनों में से किसी भी एक केस के होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, क्योंकि इन तीनों में से कोई एक केस होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। अब ए आपने इवेंट बोला ड्रॉइंग 2 व्हाइट बॉल्स, 2 व्हाइट बॉल्स को ड्रॉ करना है भाई। अब 2 व्हाइट बॉल्स को ड्रॉ करना है तो 2 व्हाइट बॉल्स को ड्रॉ करने के कितने वेज होंगे? तो यहां पर जब पहले केस में 2 व्हाइट बॉल्स थी तो आपका फेवरेबल इवेंट हो जाएगा उन्हीं दोनों में से दोनों को आपको निकालना है, तो 2C 2 वे, और टोटल 4 बॉल्स में से 2 को निकालना था तो 4C 2 वे। दूसरे केस में 3 आपके पास व्हाइट बॉल थी तो 3C 2 वेज में फेवरेबल इवेंट आ जाएगा, और 4C 2 में आपके टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, 3 व्हाइट में से 2 को सेलेक्ट करना तो 3C 2। तीसरे केस में जब चारों व्हाइट थी तो 4C 2, चारों व्हाइट में से 2 को सेलेक्ट करना है, और अपॉन में भी 4C 2, क्योंकि टोटल भी 4 बॉल्स हैं, उनमें से 2 को सेलेक्ट करने के बेस, तो वहां पर तो वो श्योर इवेंट हो गया क्योंकि चारों व्हाइट हैं। फिर आपने क्या निकाला? ये सारी चीजें निकल गई आपके पास। फिर आपने बोला कि चारों व्हाइट हो तो एक व्हाइट की, मतलब दोनों व्हाइट के सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी को ऊपर रखो क्योंकि ये फेवरेबल इवेंट है, यही चाहिए हमें, और टोटल इवेंट को नीचे रख दो। सबको हमने कर दिया सॉल्व, आ गया 3/5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाक से। आप देख रहे हो ना यार कितने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं यहां पर, सारे के सारे, मतलब कितनी कितनी बार आए हुए क्वेश्चन है। सोचो आपके लिए वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर बेस थ्योरम के सारे क्वेश्चन आपने यहां पर बैठकर कर लिए अच्छे सॉल्व, तो फिर तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए इसके पूरे मार्क्स लेकर आओगे आप। यार कर लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो साथ में, मतलब सॉल्व कर लो, फुल मार्क्स अपने पक्के हैं फिर, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है? अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। तो एक आदमी जो है वो ट्रूथ बोलता है, सच बोलता है 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6। वो डाई फेंकता है और रिपोर्ट करता है कि भैया 6 है, ठीक है। 3 में से 4 बार वो सच बोल रहा है, मतलब 1 आउट ऑफ 4 टाइम्स वो झूठ बोल रहा है। कितने परसेंटेज हो गया? 75% सच बोल रहा है, 25% झूठ बोल रहा है। जनरली लोग करते हैं ऐसा, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है? ही थ्रो द डाई एंड रिपोर्ट दैट इट इज अ 6। अब उसने एक डाई थ्रो किया और बोला कि भाई ये 6 है, तो कितने, मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो आदमी सच बोल रहा होगा, मतलब वो एक्चुअली में 6 होगा, ठीक है। तो यहां पर आप बोलते हो भाई अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, ही थ्रो अ डाई एंड रिपोर्ट दैट इट इज अ 6। तो आप यहां पर बोलते हो कि भाई इवन इवेंट है, इवन इवेंट है 6 आने का, ठीक है, अकरेंस ऑफ 6। और E2 इवेंट है अकरेंस ऑफ अदर नंबर देन 6। तो भाई 6 के अलावा कोई दूसरा नंबर अगर आपको लाना है तो उसका वो है। अब मैं बोल रहा हूं कि A क्या है, तो मैं बोलता हूं यहां पर A एक इवेंट है दैट मैन स्पीक्स, नहीं मैन स्पीक्स नहीं,
A is an event that man reports that it is a 6. ठीक है, A is an event that man reports that it is a 6. तो आप बोलते हो A क्या इवेंट है? that man रिपोर्ट करता है that it is a 6, कि भैया 6 आ गया है, ऐसा मैन ने बताया। ठीक है, अब आदमी बताया है कि 6 आ गया है, तो हो सकता है कि 6 आया हो या फिर हो सकता है कि 6 ना आया हो। वही तो सोचना है अपन को, वही तो यहां पर देखना है। ठीक है, तो अब आप बोलते हो कि आदमी अगर ये बोल रहा है, सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवन निकालता हूं, चलो मैं उसके बाद में बोलता हूं कि क्या बोल रहा है आदमी, क्या नहीं बोल रहा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवन मतलब कि 6 आने की कितनी प्रोबेबिलिटी होती है? तो आप बोलते हो एक डाई में भाई एक ही बार 6 होता है और टोटल 6 नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं, तो 1/6 किसी भी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/6 होती है किसी एक डाई में। ठीक है, अब आप बोलते हो P ऑफ E2, तो वो कितना हो जाएगा? अकरेंस ऑफ अदर नंबर देन 6 के अलावा कोई नंबर आ रहा है तो भाई वो हो जाएगा 5/6, क्योंकि 6 तो एक है, बाकी दूसरे नंबर 5 हैं, तो 5/6 हो गया वो। ठीक है, इसके बाद आप बोलते हो P ऑफ A/E1, मैन रिपोर्ट कर रहा है कि इट इज अ 6 आया है और उसके बाद मैन रिपोर्ट कर रहा है कि इट इज अ 6। ठीक है, यहां पे आप बोलोगे 6 हैज अकर्ड। ठीक है, 6 इज द आउटकम आप बोलोगे, एंड मैन रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6 आ गया और मैन बोलता है कि हाँ भैया 6 आ गया, तो इसका क्या मतलब है कि आदमी क्या कर रहा है? सच बोल रहा है। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे ये किसके इक्वल है? मैन स्पीक्स ट्रुथ के इक्वल। तो ये उतनी ही बार सही होगा जितनी बार मैन सच बोलता है। तो सच कितनी बार बोलता है भैया? वो बोलता है आपके पास 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स सच बोलता है, तो 3/4 हो गया ये। और उसके बाद कोई दूसरा नंबर आया, 6 नहीं आकर किया है। ठीक है, 6 इज नॉट द आउटकम, बट मैन रिपोर्ट्स दैट इट्स अ 6। ठीक है, आउटकम में 6 नहीं आया लेकिन मैन ने फिर भी बोल दिया। ए क्या है कि मैन रिपोर्ट करता है 6 को, तो भाई आउटकम में 6 नहीं आया लेकिन फिर भी मैन ने बोल दिया कि 6 आ चुका है, तो इसका मतलब है मैन लाइज, डज नॉट स्पीक ट्रुथ। तो भाई अगर 3/4 है उसकी प्रोबेबिलिटी सच बोलने की, तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी 1/4। तो झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4 और सच बोलने की प्रोबेबिलिटी हो गई 3/4, तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? अब आपको अगर यह देखना है कि भाई सच बोल रहा है वो आदमी, ठीक है, तो सच बोलने की प्रोबेबिलिटी साथ में 6 आने की प्रोबेबिलिटी, 6 आ रहा है और आदमी सच बोल रहा है, ये आपका फेवरेबल इवेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोलते हैं यहां पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी कि भाई 6 आ रहा है और आदमी सच बोल रहा है, यही आपको चाहिए ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6। मैन रिपोर्ट कर चुका है कि 6 आ गया है, ठीक है, और अब अपन को निकालना है कि वो सच में 6 होगा, तो 6 के साथ सच बोलने की प्रोबेबिलिटी ऊपर आ जाएगी, तो ये हो जाएगी भाई 1/6 इंटू 3/4, क्योंकि 6 आने की प्रोबेबिलिटी होती है 1/6 और सच बोलने की प्रोबेबिलिटी है 3/4, और नीचे हो जाएगा 6 आके सच बोलने की, या फिर 6 ना आए और आदमी झूठ बोल दे कि 6 आ गया है। ठीक है, तो हो जाएगा भाई 6 4 6 4 सब जगह से कॉमन निकलकर कैंसिल आउट हो जाएंगे, डिनोमिनेटर सब जगह के सेम है, ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 3 + 5, यानी आंसर आ रहा है 3/8। 3/8 ये प्रोबेबिलिटी है कि जो मैन है वो सच बोल रहा है कि 6 आ गया है और 6 आया है सच में।
ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक बार और समझिए इसको। यहां पर 2005, 2011, 2014 और 17 में आ चुका है। ठीक है, अब यहां पर क्या है, एक आदमी वो 3 आउट ऑफ 4 टाइम सच बोलता है। ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6। एक डाई फेंका और बोल रहा है कि 6 आया है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली अ 6। तो सच में 6 आया है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो आप देखते हो कि भाई डाई जब थ्रो किया तो 6 आ सकता है या फिर नहीं आ सकता है, दो ही प्रोबेबिलिटीज होती हैं। तो यहां पर आपने इवन बोला अकरेंस ऑफ 6 के आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, क्योंकि 6 आउटकम है टोटल, 6 एक ही बार आ रहा है। और E2 बोला आपने अकरेंस ऑफ अदर नंबर देन 6, 6 के अलावा किसी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी वो हो गई 5/6। ठीक है, ए इवेंट आपने बोला मैन रिपोर्ट्स दैट इट इज अ 6। मैन ये रिपोर्ट करता है कि भाई 6 आ चुका है। तो मैन जो है वो 6 के आने के साथ भी ये रिपोर्ट कर सकता है कि 6 आ चुका, मतलब वो सच बोलेगा। और 6 के नहीं आने के साथ भी ये रिपोर्ट कर सकता है कि वो 6 आ चुका है, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है। तो यहां पर आप बोलते हो कि भाई P ऑफ A/E1 6 आया और मैन ने बोला कि 6 आया, मतलब वो सच बोला। सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 3 आउट ऑफ 4। फिर आपने बोला P ऑफ A/E2 मतलब 6 नहीं आया, E2 मतलब 6 नहीं आया, बट उसने बता दिया कि 6 आया, मतलब वो झूठ बोला। और झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी 1/4। आपका फेवरेबल इवेंट है सच बोले और 6 आए, तो उसके लिए क्या करोगे आप, 3/4 इंटू 1/6, इन दोनों का इंटरसेक्शन, 6 आने का और सच बोलने का। और टोटल कितनी हो जाएगी, तो भाई सच बोल के 6 लाने का प्लस झूठ बोल के 6 नहीं लाने का, तो वो कितनी हो गई 1/4 इंटू 5/6 प्लस 1/6 इंटू 3/4। सॉल्व किया आपने, फाइनल आंसर कितना आया 3/8। क्लियर है ये क्वेश्चन। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बार रीड करके देखो आप इसको। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भैया। क्या बोल रहा है, देयर आर 3 कॉइन्स, वन इज 2-हेडेड कॉइन। अब 2-हेडेड कॉइन मतलब क्या होता है, उसके दो सिर नहीं है, ऐसा नहीं है। हेड मतलब कि यहां पर उसमें 2 हेड्स आ रहे, क्योंकि 2 फेस तो वैसे भी हर कॉइन के होते हैं। ठीक है, जैसे कि लगभग हर इंसान के भी 2 चेहरे होते हैं। वाह यार, फिलोसॉफिकल हो गया मैं थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन यहां पर भी मतलब हर कॉइन में 2 फेसेस होते हैं, बट एक में हेड और एक में टेल होता है। यहां पर स्पेशल किस्म के वो कॉइन लेकर आए फ्रॉम द फिल्म शोले। शोले याद है, शोले में अमिताभ बच्चन ऐसे सिक्का उछालता था, हर बार टेल आता था। ठीक है, और वो जीत जाता था। बाद में लास्ट में पता चलता है कि भाई दोनों साइड टेल ही था, वो खोटा सिक्का था। तो ऐसे यहां पर 2-हेडेड कॉइन है, हर बार उसमें हेड ही आएगा। मतलब अगर आपसे मैं पूछूं कि एक कॉइन वाला मैं टॉस करता हूं तो हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो आप बोलोगे 100%, मतलब कि 1 हेड ही आएगा। भाई क्यों आएगा हेड, क्योंकि दोनों साइड हेड ही है। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 0। ठीक है, दूसरा स्पेशल कॉइन लाइन, अनदर इज अ बायस्ड कॉइन। थोड़ा सा बायस है, शेप में ऐसा थोड़ा सा आड़ा तिरछापन है उसके, कि 75% टाइम्स उसमें हेड आता है। हेड आता है कितने टाइम, 75% टाइम। ठीक है, उसके बाद तीसरा भी बायस्ड कॉइन लाए, मतलब एक भी ढंग का सिक्का इनको नहीं मिला, तीनों अतरंगी सिक्के लाए हैं। तीसरा बायस्ड कॉइन है और उसमें 40% ऑफ द टाइम्स टेल आता है। ठीक है, वन ऑफ द 3 कॉइन इज चूजन एट रैंडम एंड टॉस्ड एंड इट शोज हेड्स। अब एक कॉइन चूज किया गया है इन तीनों में से, तो सबसे पहली बात तो बता दो कि भाई एक कॉइन चूज करने की कितनी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, 3 कॉइन्स में से एक चुनने की 1/3, खत्म बात। ठीक है, इसके बाद बोला कि वो शो करता है हेड, मतलब उसमें हेड आता है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज अ 2-हेडेड कॉइन, तो मतलब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हेड आया है वो 2-हेडेड कॉइन में से ही आया है और किसी में से नहीं आया है। तो आप यहां पर बोलते हैं 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, 3 कॉइन्स हैं। सबसे पहले मैं बोलता हूं इवन, ये भाई सिलेक्शन ऑफ इवन, इवन सिलेक्शन ऑफ 2-हेडेड कॉइन्स। E2 है कितना, E2 है सिलेक्शन ऑफ बायस्ड कॉइन, फर्स्ट बायस्ड कॉइन बोल देता हूं इसको, जो 75% टाइम्स हेड देता है। ठीक है, और E3 है सिलेक्शन ऑफ सेकंड बायस्ड कॉइन। ठीक है,
तो भाई E1 है सिलेक्शन ऑफ टू हेडेड कॉइन, E2 है सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बायस्ड कॉइन, E3 सिलेक्शन ऑफ सेकंड बायस्ड कॉइन। इसके बाद आपको चाहिए भाई कि हेड आ रहा है, तो ए इवेंट आप क्या मान लेते हो कि कॉइन शोज हेड। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी सबसे कैसी निकाली जाएगी वो अपन देखते हैं। पहले तो बोलते हैं भाई कि कॉइन के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी, इन तीनों में से कोई एक ही कॉइन आप टॉस कर रहे हो, तो उसमें से इन तीनों में से कोई एक कॉइन सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, तो आप बोलोगे P ऑफ E1 प्लस इक्वल्स टू P ऑफ E2 इक्वल्स टू P ऑफ E3, तीनों इक्वल हो जाएंगे और वो हो जाएंगे 1/3 के इक्वल, क्योंकि टोटल 3 कॉइन्स हैं, 3 में से एक के सेलेक्ट होने के चांसेस 1/3 होते हैं। अब मैं बोलता हूं कि हेड आ रहा है जब E1 कॉइन सेलेक्ट हो रहा है। E1 कौन सा कॉइन है, टू हेडेड कॉइन, मतलब दोनों हेड ही हैं, तो उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो 1 होगी। श्योर इवेंट है, वो दोनों साइड हेड है, तो P ऑफ A व्हेन E1 हैज ऑलरेडी टेकन प्लेस, मतलब कि अपना टू हेडेड कॉइन वैसे ही सेलेक्ट हो चुका है, तो उसके बाद A के आने की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। आप बोलते हो P ऑफ A व्हेन E2 आ चुका है, तो E2 जो है वो भी बायस्ड कॉइन है और 75% टाइम्स इसमें हेड आते हैं, तो 75% टाइम्स हेड आता है, मतलब कि 75/100 प्रोबेबिलिटी है, यानी इसको आप बोल सकते हो 3/4। इसके बाद P ऑफ A/E3, तो आप बोलोगे A/E3, इसका मतलब क्या है कि भाई थर्ड कॉइन सेलेक्ट हो रहा है और उससे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो 40% टाइम्स ये टेल देता है, तो हेड कितने टाइम्स देता होगा, 60% टाइम्स। ठीक है, तो यहां पर 60/100 यानी कि 3/5। तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज निकल गई अब आपके पास। अब आप क्या बोलोगे, आपको निकालना है रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, जिसमें क्या है कि भाई हेड आ चुका है और आपको बताना है कि वो टू हेडेड कॉइन से आया होगा। तो हेड और टू हेडेड कॉइन का इंटरसेक्शन, मतलब टू हेडेड कॉइन सेलेक्ट होने का 1/3 प्रोबेबिलिटी और हेड आने का 1, तो 1/3 इंटू 1 ऊपर आ जाएगा, तो आप लिखोगे 1/3 इंटू 1 अपॉन में क्या हो जाएगा, तो 1/3 इंटू 1 मतलब टू हेडेड कॉइन से हेड आने की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद 75% वाले बायस्ड कॉइन से हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो 1/3 इंटू 3/4 प्लस 60% वाले से 60% वाले से हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा भाई 1/3 इंटू 3/5। तो कितना हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, हो जाएगा 1/3 अपॉन 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। ठीक है, हो जाएगा 1/3 अपॉन 3, 4 और 5 का एलसीएम भाई 60 लिख दो नीचे सीधे से, 3 20 प्लस 4 15 प्लस 5 12, कितना हो जाएगा ये 1/3 अपॉन 15 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 27 प्लस 20 47/60, 3 1 3 20, तो ये आंसर आ रहा है 20/47। क्लियर है क्या क्या बोला था क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग सा था। उन्हें 3 कॉइन लिए थे, एक टू फेस्ड कॉइन था, दोनों ही जगह आपको हेड्स आ रहा था। एक 75% बायस्ड कॉइन था, मतलब 75% टाइम्स वो हेड देता था, और तीसरा जो कॉइन था वो 40% टाइम टेल देता था, मतलब 60% टाइम हेड देता था। तो अब एक कॉइन को सेलेक्ट किया गया और उसके बाद उसको टॉस किया गया, और ये प्रोबेबिलिटी मतलब ये आउटकम आया कि भाई हेड है। तो आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी थी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो हेड आया है वो टू फेस्ड कॉइन से आया होगा। तो आपने बोला ठीक है, 3 कॉइन से तीनों में से एक को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगी। उसके बाद अगर फर्स्ट कॉइन मतलब कि टू हेडेड कॉइन जो है वो सेलेक्ट हो गया है, तो उससे हेड आने की प्रोबेबिलिटी, भाई दोनों ही हेड आ रहे हैं उसमें, तो 100% मतलब कि 1, तो 1 प्रोबेबिलिटी हो गई उसकी। उसके बाद आपने बोला कि सेकंड जो 75% हेड देने वाला कॉइन है वो सेलेक्ट हुआ है, तो उससे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 75/100 हो जाएगी। और थर्ड जो 60% हेड देने वाला कॉइन है वो सेलेक्ट हुआ, तो उससे हेड आने की प्रोबेबिलिटी 60/100 हो जाएगी। ये सारी आ गई। फेवरेबल कौन सी है, फर्स्ट के साथ 1/3 के साथ इंटू 1, जो फर्स्ट कॉइन के साथ हेड आने की प्रोबेबिलिटी है। तो 1/3 इंटू 1 ऊपर लिखा, नीचे आपने 1/3 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 3/4 प्लस 1/3 इंटू 3/5, इन सब की प्रोबेबिलिटीज को रख दिया।
और फाइनल आंसर जो निकल कर आया वो 20/47। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 160 आर स्मोकर एंड नॉन वेजिटेरियन, 100 are smoker and vegetarian, and the remaining are non-smoker and vegetarian. The probabilities of getting a special chest disease, smoker और vegetarian है या नहीं है, उसके साथ probability है स्पेशल एक chest disease हो जाने की। ठीक है, 35% है पहले वाले की, जो कि स्मोकर और नॉन वेजिटेरियन है। सोच लो भाई, जो लोग स्मोक भी कर रहे हैं और नॉन वेजिटेरियन भी, उनको ज्यादा चांसेस है कि हेल्थ चेस्ट डिसीज हो जाए। ठीक है, उसके बाद 100 आर स्मोकर्स एंड वेजिटेरियन, तो 100 ऐसे लोग हैं जो स्मोक कर रहे हैं और वेजिटेरियन है, उनको 20% चांसेस हैं, और बाकी जो बचे उनको 10% चांसेस है। ठीक है, अ पर्सन इज चूजन फ्रॉम द ग्रुप एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम द डिसीज। एक आदमी को उठाया और बेचारा अनलकीली डिसीज से सफर कर रहा था, तो आपने क्या बोला कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड पर्सन इज अ स्मोकर एंड नॉन वेजिटेरियन। एक आदमी को वहां पर तकलीफ हो रही है, वो बीमारी से परेशान है, लेकिन वहां पर भी इनको क्या करना है, गणित लगाना है। मतलब उसको सेलेक्ट करके लेकर आए, उसके बाद बोल रहे हैं पता लगा भैया ये कौन से वाले ग्रुप का होगा। यार ठीक कर दो पहले उसको बेचारे को, नहीं उसको तकलीफ है, उसमें भी क्वेश्चन, हद है। मतलब अपना काम है, सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर सबसे पहले तो आप बोलते हो भाई 400 पीपल हैं, 160 आर स्मोकर। ठीक है, तो स्मोकर एंड नॉन वेजिटेरियन, इवन मैं बोलता हूं सिलेक्शन ऑफ स्मोकर एंड नॉन वेजिटेरियन पर्सन। E2 है सिलेक्शन ऑफ स्मोकर एंड वेजिटेरियन, और E3 हो जाएगा सिलेक्शन ऑफ नॉन स्मोकर एंड वेजिटेरियन। ठीक है, और ए मैं बोलता हूं सफरिंग फ्रॉम चेस्ट डिसीज। मतलब एक आदमी को आपने सेलेक्ट किया है और वो चेस्ट डिसीज से सफर कर रहा है, ये आपका ए इवेंट है। ठीक है, तो आप बोलते हो पी ऑफ E1 कितना हो जाएगा, एक ऐसा आदमी सेलेक्ट हो जो कि स्मोकर हो और नॉन वेजिटेरियन भी हो। मतलब कि कौन सा भाई, 160 आउट ऑफ 400, यानी कि 4/10, यानी कि आप बोलोगे इसको कितना, 2/5। ठीक है, अब इसके बाद आप बोलते हो P ऑफ E2 सिलेक्शन ऑफ स्मोकर एंड वेजिटेरियन, तो वो हो जाएगा 100/400, यानी 1/4। फिर आप बोलते हो P ऑफ E3 सिलेक्शन ऑफ वेजिटेरियन एंड नॉन स्मोकर, तो ऐसे कितने लोग हैं भाई, 160 तो स्मोकर थे और नॉन वेजिटेरियन, 100 थे स्मोकर एंड वेजिटेरियन, तो 260 तो निकल गए, बचे कितने, 140। तो 140 पीपल ऐसे हैं जो कि नॉनवेज भी नहीं खाते और स्मोक भी नहीं करते, तो 140/100, तो यह आ जाएगा 7/5। अब मैं बोलता हूं सिलेक्शन ऑफ अ पर्सन विथ चेस्ट डिसीज इफ ही इज स्मोकर एंड नॉन वेजिटेरियन, दोनों ही चीज है, तब 35% चांस है कि उसको चेस्ट डिसीज होगी, तो 35/100 हो गया, या आप बोलोगे इसको 7/20। उसके बाद अगर स्मोकर है बट वेजिटेरियन है तो कितने हैं चांसेस, 20%, तो 20/100 या फिर 1/5। इसके बाद अगर 10% चांसेस है कि भाई अपना स्मोकर भी नहीं है और नॉन वेजिटेरियन भी नहीं है, फिर भी चेस्ट डिसीज हो जाए, तो ये 10/100 यानी 1/10। तो क्लियर है ये बात। तो यहां पर कितने परसेंट अपन को निकालना है कि भाई ऐसा एक आदमी हो जो स्मोकर भी ना हो, नहीं क्या है यहां पर, क्या बोला गया है, What is the probability that the selected person is a smoker and non-vegetarian, मतलब स्मोकर और नॉन वेजिटेरियन दोनों, और उसके बाद उसको डिसीज हो रही है, तो उसके कितने परसेंट चांसेस होंगे यहां पर, ये देखते हैं। तो लिखो भाई यहां पर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
तो वो क्या हो जाएगी, आपको चाहिए है कि आदमी स्मोकर हो और नॉन वेजिटेरियन हो ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड पर्सन इज अ स्मोकर एंड अ नॉन वेजिटेरियन। तो भाई वो चीज क्या है आपकी कि भैया पहले इवन हो, उसके बाद a/इवन हो, मतलब 2/5 इंटू 7/20 ऊपर आएगा, उसके बाद 2/5 इंटू 7/20 तो यहां भी आएगा, प्लस 1/4 इंटू 1/5 और 7/5 इंटू 1/10। 7/5 इंटू 1/10, 7/5 कैसे आ सकता है, P ऑफ E3 140/400 होगा ना, यहां पर 0 से 0 गया, ये होगा 7/20, 7/20। फोर 400 से ही सब कुछ कैंसिल आउट हुआ है ना, हाँ ठीक है। तो कैंसिल करो भाई जो जो हो रहा है, ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया, ये 20 ही रहेगा और ये हो जाएगा 200। बाप रे, ये हो जाएगा 7/50, ये हो जाएगा 7/50 प्लस 1/20 प्लस 7/200। इसको मैं लिख सकता हूं 7/50 अपॉन 7/50, 50, 20 और 200 का एलसीएम तो 200 ही आएगा। 50 के टेबल में 4 टाइम्स में, तो 7 इंटू 4 इज 28, प्लस 20 के टेबल में 10 टाइम्स में 1 इंटू 10 इज 10, प्लस 200 के टेबल में 1 टाइम में, तो यहां पर 7। तो ये कितना हो गया भाई, 7/50 इंटू 200 अपॉन 28 प्लस 10 इज 38 प्लस 7 इज 38 प्लस 7 इज 45। 0 से 0 गया और ये हो गया 5 4 और 5 9। तो ये कितना आ रहा है 28/45। तो कितना आंसर आ रहा है भाई आपका फाइनल 28/45। क्लियर है क्या किया आपने यहां पर, तो आपने बोला भाई इन ग्रुप ऑफ 400 पीपल 160 आर स्मोकर एंड नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, 160 जो स्मोक भी करते हैं, नॉन वेजिटेरियन भी हैं, 100 ऐसे हैं जो स्मोक करते हैं लेकिन वेजिटेरियन है, और बाकी बचे यानी 140 ऐसे हैं जो स्मोक भी नहीं करते और वेजिटेरियन भी हैं। आपको बोला गया है कि भाई ये सब ना एक चेस्ट डिसीज अक्वायर कर सकते हैं। 35% चांसेस है कि जो स्मोक और नॉन वेज दोनों खाता है उसको 35% चांसेस है डिसीज के, बाकी के 20% है उसको जो स्मोकर है लेकिन नॉन वेज नहीं खाता, और 10% जो स्मोक भी नहीं करता और नॉन वेज भी नहीं खाता उसको। तो आपको बोला कि एक पर्सन को लिया गया, उसको डिसीज हो चुकी है, तो बताओ भाई कि कितने परसेंटेज चांस है, कितना प्रोबेबल है ये इवेंट, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो आदमी जो होगा वो स्मोकर और नॉन वेजिटेरियन दोनों होगा। तो हमने इन तीनों इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकाली, 160/400, 100/400 एंड 140/400। ठीक है, ये क्या है भाई, एक आदमी सेलेक्ट हो रहा है, वो स्मोकर है, नॉन वेजिटेरियन है या वेजिटेरियन है, कैसा है, उसके निकालने की प्रोबेबिलिटी। उसके बाद उसको हार्ट डिसीज हो रही है, तो भाई जो स्मोकर और नॉन वेज दोनों खाता है उसको 7/20 चांसेस है, और जो स्मोकिंग करता लेकिन नॉनवेज नहीं खाता उसको 1/5, और जो दोनों नहीं करता उसको 1/10 है। आपको चाहिए था ये वाला फेवरेबल केस था, इसको ऊपर रखा 2/5 इंटू 7/20, बाकी सबको नीचे रखकर ऐड कर दिया। फाइनल आंसर आया 28/45, बेस थ्योरम आप जानते हो। क्लियर है, तो इसको करते हैं भाई क्लियर। तो भाई आगे चलते हैं, और इसको देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि इतने क्वेश्चन ही इस वाले वीडियो में और इतने ही कॉन्सेप्ट अपन कर रहे हैं, मतलब ये मोर देन सफिशिएंट है। आपने जितने क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट्स देखे अभी इस वीडियो में बेस थ्योरम के लिए, आगे भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो इसी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो भाई आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें ये लास्ट वीडियो था बेस थ्योरम का। आपने आरडी के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस कर लिए हैं प्रोबेबिलिटी के। तो नेक्स्ट अब हम आपसे मिलेंगे जहां पर हम लेकर आएंगे आपके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चंस एंड बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस एंड सीरीजेस।
ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें बहुत ही टाइम पर मिल जाती हैं और आप टाइम पर देख कर चल रहे हो कि फुल मार्क्स स्कोर करने हैं हमें अपने एग्जाम में। लेकिन अगर आपको वीडियोस को ढूंढने या देखने में कोई भी दिक्कत है, परेशानी होती है, तो आप magnetbrains.com पर जा सकते हैं या फिर मैग्नेट का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही जगह आपको सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको केजी से लेकर क्लास 12 तक हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, एनटीएससी ओलंपियाड सारे के सारे वहां पर कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। आपको पता है आप क्लास 12 इंग्लिश मीडियम में हो तो उस पर जाकर क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां पर जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे आपको दिखने लगेंगे। ठीक है, तो आपको पता है आपको मैथ्स आर डी शर्मा पढ़ना है, वॉच नाउ पर जाकर क्लिक करना। जैसे क्लिक करोगे तो मेरे जितने भी वीडियोस हैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन के साथ वहां पर आपको मिल जाएंगे। जो सा वीडियो छूट गया था या रिवीजन करना था, नहीं मिल पा रहा था, टाइटल पढ़ना, डिस्क्रिप्शन पढ़ना, वहीं क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे मैं वहीं आ जाऊंगा आपको पढ़ाने के लिए और कहीं जाने की आपको जरूरत नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियोस तो इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स, फैमिली, दोस्त यार के साथ, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ अवेलेबल है, वो भी 100% फ्री और बहुत ही शानदार क्वालिटी के साथ। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर और बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अच्छी अच्छी नई सीरीज आप लोग के लिए हम लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग एंड टेक केयर।